दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके साथ हैं। आज हम आपके लिए नई पीढ़ी के जेपेलिन के निवेश परियोजना का परिचय देते हैं। मैं पावेल फिलिपोव और मेरे साथ फेडोर कॉन्स्टेंटिनोव हैं। हम शुरू करने से पहले आपको याद दिलाना चाहते हैं कि बहुत कुछ आपकी सक्रियता पर निर्भर करता है। इसलिए यदि आप परियोजना का समर्थन करना चाहते हैं, यदि आपको वह पसंद आएगा जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं, तो लाइक करना और इस प्रसारण को रीपोस्ट करना ना भूलें, क्योंकि जितने अधिक दर्शक होंगे, हमारा निवेश परियोजना उतनी ही तेजी से विकसित होगी, आगे बढ़ेगी और उतनी ही जल्दी पहला जेपेलिन आसमान में होगा। अपने दोस्तों के साथ लिंक साझा करना ना भूलें। आप अभी लिंक भेज सकते हैं। हमारे पास वकांटेक्टे और यूट्यूब पर मुख्य प्रसारण चल रहे हैं, जहां आप आसानी से देख सकते हैं और उसी लिंक पर रिकॉर्डिंग भी होगी। इसलिए अगर कोई बाद में देखता है तो यह सब प्रासंगिक रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं खुद को पेश करना चाहूँगा। आप वास्तव में कहाँ हैं? आप नए पीढ़ी के जेपेलिन परियोजना के वेबिनार में हैं। यह एक निवेश परियोजना है जिसके तहत हम नवोन्मेषी जेपेलिन बनाने की योजना बना रहे हैं। इसे यहाँ रूस में करना है। हम सामूहिक निवेश के माध्यम से निजी निवेशकों, उन लोगों के पैसे आकर्षित कर रहे हैं जो चाहते हैं कि नई तकनीकें रूस में और दुनिया में उभरें, ताकि वे इस दुनिया को बदल सकें। और वे कमाई भी करना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग आज इस परियोजना का समर्थन कर रहे हैं, वे बनाए जा रहे व्यवसाय का एक हिस्सा प्राप्त करेंगे। हम एक वित्तीय कंपनी हैं, सोलर ग्रुप की वित्तीय कंपनी, और हमारा काम ऐसे परियोजनाओं को वित्त पोषण प्रदान करना है, शानदार परियोजनाओं और विचारों को वित्त पोषण करना है, जो उन लोगों के लिए अच्छे वित्तीय प्रभाव दे सकते हैं जो इन परियोजनाओं का समर्थन करते हैं। और हम यह क्राउड इन्वेस्टिंग के तरीके से कर रहे हैं। लोग हमारे परियोजनाओं में शामिल हो सकते हैं, निवेश कर सकते हैं और व्यवसाय का एक हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। हम यह 7 साल से कर रहे हैं और इस समय में हमारे पास काफ़ी प्रभावशाली परिणाम हैं। हमारी निवेश प्लेटफॉर्म पर 500,000 से अधिक लोग पंजीकृत हैं और लगभग $100 मिलियन हमारे निवेश परियोजनाओं में पहले ही आकर्षित किए जा चुके हैं। हमारा पहला प्रोजेक्ट कंपनी सोवेलमाश अब वास्तव में अपनी अंतिम चरण में है। ये एक कंपनी है जो अत्याधुनिक और नई पीढ़ी के इलेक्ट्रिक मोटर्स के डिज़ाइन और विकास में लगी हुई है। यह टेक्नोपोलिस मॉस्को की विशेष आर्थिक क्षेत्र का निवासी है और वर्तमान में एक महत्वपूर्ण चरण सरकारी जांच से गुजर रहा है, जिसके दौरान सोबोलमाश को निर्माण समाप्ति के दस्तावेज प्राप्त करने हैं और फिर इसे व्यावसायिक कहने के लिए संचालन में लाना है। हम सोलर ग्रुप एक वित्तीय कंपनी है, इसलिए पहले प्रोजेक्ट के समापन पर हमने दूसरे प्रोजेक्ट की शुरुआत की घोषणा की और आज हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। हमने जेपेलिन के साथ काम करने का निर्णय लिया। ये आज दुनिया भर में सबसे दिलचस्प और ट्रेंडिंग क्षेत्रों में से एक है। इसके बावजूद, जबकि हम सभी को यह समझ में आ गया है कि यह कितना शानदार और संभावनाशील है, मैं फिर भी फेडोर से एक सवाल पूछना चाहूँगा। फेडोर, जेपेलिन ही क्यों? तो सभी का स्वागत है। तो क्या दोस्तों, लगता है कि हम फिर से ऑन एयर हैं? और जैसा कि मुझे बताया गया, इस ब्रेक के बावजूद कि हमारा प्रसारण थोड़ी देर के लिए बाधित हो गया था, मुझे सुना गया, जो कुछ मैंने कहा आप सबने सुना और देखा। खैर, कम से कम रिकॉर्डिंग में मुझे लगता है कि यह अंतर नहीं होगा, इसलिए हम दोहराएंगे नहीं। मैं केवल अपना सवाल फेडोर से दोहराऊंगा। हाँ, क्यों विशेष रूप से जेपेलिन? क्यों हमने इस दिशा में काम करने का चयन किया? हाँ, सभी को नमस्कार। ये सवाल अच्छा है। वास्तव में इसके कई उत्तर हैं। पहला यह है कि ऐतिहासिक रूप से जन वित्त पोषण ने जेपेलिन बनाने में कई बार मदद की है, और न केवल एक देश में, बल्कि 150 साल पहले, 100 साल पहले सोवियत काल में, और यहाँ तक कि आधुनिक समय में, जिसमें हम भी शामिल हैं स्वाभाविक रूप से। ऐसे ही कुछ हुआ कि क्राउड के तरीके से, खैर, क्राउड एक नया शब्द है सामान्यतः सामूहिक निवेशों के लिए, और वही गिंडेनबर्ग अपने उपकरण को उठाता था। कोमसोमोल्स्काया प्रावदा सोवियत उपकरण उठता था। इससे पहले गिंडेनबर्ग के लिए फ्रांसीसी जेपेलिन बना रहे थे। इसलिए यह स्पष्ट है कि जेपेलिन का भाग्य सामूहिक निवेश पर आधारित होना है, और वास्तव में लोगों की सभी तरफ से मांग है। इसे जांचा जा सकता है, वहां अनुरोधों के लिए विश्लेषण देखा जा सकता है।
यांडेक्स और गूगल पर हर महीने बहुत से लोग पूछते हैं कि जेपेलिन कहाँ गए, जेपेलिन क्या हैं और जेपेलिन क्यों नहीं उड़ते। इसलिए लोग हमेशा इसे अक्सर पैसे से समर्थन करते हैं। हाँ, लेकिन अगर गंभीरता से कहें तो दुनिया भर के विश्लेषकों ने इस पर सहमति जताई है कि राज्यों को अर्थव्यवस्थाओं की आवश्यकता है, और यह केवल किसी विशेष देश की अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि समग्र ग्रह स्तर की अर्थव्यवस्थाओं की आवश्यकता है, ताकि वर्तमान आर्थिक मॉडल में आवश्यक विकास की गति को बनाए रखा जा सके। इसके लिए पहले से मौजूद समाधानों के साथ कुछ लॉजिस्टिक समाधान जोड़ने की आवश्यकता है। बाजारों के विस्तार के लिए यही सब कुछ हो रहा है। सब कुछ जेपेलिनों पर निर्भर करता है। वे थोड़े तेज और थोड़े सस्ते हैं, और उनकी संख्या अधिक होनी चाहिए, और वे बड़े भी होने चाहिए। माल परिवहन में मुख्य रूप से यह विश्लेषक माल परिवहन के बारे में बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कि अगर हम आकाशीय रेशम मार्ग बनाएंगे तो आने वाले 100 वर्षों में समग्र अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ, चीन में जेपेलिन का उत्पादन शुरू है, और अमेरिका में फिर शुरू है। वैसे उनके पास जेपेलिन उद्योग में सबसे लंबे समय तक टिके रहने वाले हैं, अगर जर्मनों को छोड़ दें। जर्मन लोग निर्माण कर रहे हैं, लेकिन वे निर्माण करते हैं, इसे महंगा बेचते हैं, बड़े पैमाने पर बड़े उपकरण अभी तक बनाने का इरादा नहीं रखते, लेकिन छोटे उपकरण अपने लिए पर्यटन के लिए बना रहे हैं, अफ्रीकी लोग बना रहे हैं, और हम भी बनाना शुरू कर चुके हैं। हाँ, इसलिए विश्लेषक इस पर सहमत हैं कि यह आवश्यक है। वास्तविकता हमें दिखाती है कि सभी ने पहले ही शुरुआत कर दी है। यह निश्चित रूप से आवश्यक है। फिर भी जेपेलिन क्यों? सोलर ग्रुप के सामने शुरू में यह कार्य था कि एक ऐसा प्रोजेक्ट खोजा जाए जो अधिकतम लाभदायक हो। यदि इसे बिंदु ए से शुरू किया जाए तो बिंदु बी पर वास्तव में बहुत बड़ा लाभ होगा, और बहुत बड़ा लाभ एक प्रकार की उद्योग निर्माण संरचना है। एक दृष्टिकोण है, उदाहरण के लिए एक छोटा उत्पाद जारी करना जो बाद में किसी अन्य उत्पाद के हिस्से के रूप में होगा। आप उत्पादन कर सकते हैं, या आप एक उद्योग स्थापित कर सकते हैं। यह वह जगह है जहां आपके पास विकास, उत्पादन, मरम्मत, संचालन और संबंधित प्रशिक्षण एक ही स्थान पर होता है। कर्मचारियों का प्रशिक्षण और उन जेपेलिनों की सेवा सुविधाओं की सेवाओं का प्रदान करना। तुम जैसे ही एक लॉजिस्टिक कंपनी खोल सकते हो, वैसे ही इनेलिंग के साथ जेपेलिन भी बेच सकते हो। यानी ये एक पूरी उद्योग है जो बहुत छोटे कार्य से शुरू होती है, और थोड़े से खर्च पर इतना बड़ा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। परियोजना की खोज में यह कार्य वास्तव में सचमुच था, और जेपेलिन से बेहतर कुछ नहीं मिला वास्तव में। और फिर से जेपेलिन क्यों? क्योंकि एक टीम है। यही सबसे महत्वपूर्ण है। एक कार्यान्वयन टीम है, इंजीनियर हैं, एक डिज़ाइनर है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले ही यह किया है, और यह पूरी तरह से सक्षम है। बस एक बार फिर से संगठित होना और इस पूरे काम को थोड़ा वित्त पोषित करना थोड़ा बाकी था, तो सब कुछ मिल गया। क्या आप 2 शब्दों में समझा सकते हैं कि जेपेलिन क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और यह सामान्यतः गुब्बारे से कैसे भिन्न है? और फिर एक सवाल, ये कहाँ कहाँ उपयोग किए जा सकते हैं? जेपेलिन वास्तव में एक जटिल उड़ने वाला यंत्र है जो अतिरिक्त भौतिक नियमों का उपयोग करता है। यह आर्किमिडीज का बल जैसे उठाने वाले बल का उपयोग करता है। यदि एक विमान या हेलीकॉप्टर को हवा में रहने के लिए लगातार ऊर्जा खर्च करनी होती है, तो हेलीकॉप्टर को अपने मुख्य रोटर को घुमाना पड़ता है ताकि वह एक स्थान पर लटक सके। वह ईंधन खर्च करता है। विमान को लगातार प्रोपल्सिव बल उत्पन्न करना होता है, यानी यह केवल किसी विशेष गति पर होता है। तब इसके पंख आवश्यक लिफ्ट बल उत्पन्न करना शुरू करते हैं, और यह हवा में रह सकता है, जबकि जेपेलिन हवा में रह सकता है क्योंकि इसमें एक निश्चित मात्रा में गैस उठाने वाले हीलियम का समावेश होता है, और इस ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जाता है। यह हवा में लटका रहता है। इस प्रकार यह हेलीकॉप्टर और विमान से अलग है और ऊर्जा का व्यय नहीं करता। हाँ, ठीक उसी प्रोपल्सिव शक्ति को बनाने के लिए इसके पास वही इंजन है। यह भी ईंधन खर्च करता है, लेकिन विमान और हेलीकॉप्टर के विपरीत यह ईंधन सामान्यतः बहुत कम खर्च करता है, जो आर्थिक रूप से अधिक प्रभावी है। तो भविष्य में, और ऐसा लगता है कि भविष्य पहले ही आ चुका है, इसके पास बहुत बड़ी सतह है जिसे पूरी तरह से सौर पैनलों से ढका जा सकता है, और इसके इंजन इलेक्ट्रिक हो सकते हैं। और उसके पास एक ऐसा लाभ है, वह पूरी तरह से पारिस्थितिक रूप से हरा साफ हो सकता है। विमान और हेलीकॉप्टर अभी तक ऐसा नहीं कर सकते। और वे कहाँ लागू किए जा सकते हैं? हम वहाँ मानक दिशाओं को जानते हैं, जैसे कि विज्ञापन, है ना? विज्ञापन या पर्यटन, हाँ, ये वही सबसे सामान्य दिशा है जो जेपेलिन को दी जाती है। बड़े आकार के परिवहन का एक लाभ है। कहते हैं ये जेपेलिन बहुत
उपयोगी चीज़ है। इसे कुछ बड़ा जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि पवन चक्कियों के पंखे। बहुत बार उन पर आभासी रूप से या तो सीधे एकत्रित किया जाता है, जैसे कि बिजली की लाइन, विद्युत संचरण टावर। हाँ, ऐसा करना संभव है ऐसे माल परिवहन को। उदाहरण के लिए किसी निर्माता के कारखाने से एक बड़ा माल लेना, जो अपने आकार के कारण न तो रेलवे से और न ही सड़क से जा सकता है। यह समुद्र के द्वारा जाएगा स्वाभाविक रूप से, लेकिन समुद्र तक पहुंचाने के लिए इसे पहले ले जाना होगा। कुल मिलाकर यह सामान तुरंत उस स्थान पर ले जाया जा सकता है जहां इस उत्पाद का उपयोग किया जाएगा। यह जेपेलिन के उपयोग के सबसे सामान्य फायदों में से एक है। कुल मिलाकर वे कहीं भी उपयोग किए जा सकते हैं, उदाहरणार्थ बिल्कुल छोटे उपकरणों से शुरू होकर ड्रोन के रूप में, बिना पायलट के विमानों के रूप में। ये किसी छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सामान जैसे कि दवाओं की डिलीवरी है। यहाँ अफ्रीका में ऐसा रास्ता अपनाया गया है। वहाँ अफ्रीकियों ने फ्रांसीसियों के साथ मिलकर एक स्टार्टअप बनाया, एक छोटा सा उपकरण इकट्ठा किया। मुझे याद नहीं है कि यह लगभग 8 मीटर लंबा था और यह स्वचालित ड्रोन मोड में शहरों के बीच दवाइयों का परिवहन करता है। यह सबसे छोटा है, यह एक ड्रोन है। लेकिन फिर से ड्रोन ऐसा है, अगर सामान्य ड्रोन एक क्वाडकॉप्टर है, तो हमारे यहाँ ये मान्यता है कि आजकल ड्रोन क्वाडकॉप्टर होते हैं। हालांकि ड्रोन पंखों के साथ भी होते हैं और विमान की तरह उड़ सकते हैं। क्वाड्रोकॉप्टर इतना दूर दी जेपेलिन बेहतर है। सबसे पहले यह नहीं गिरेगा, भले ही इसके इंजन बंद हो जाएं। यह वायुगतिकीय हल्का है। यह अपने वजन का एक हिस्सा उठाने वाले गैस के माध्यम से लेता है। हाँ, वहाँ फ्रंटल प्रतिरोध होता है क्योंकि बड़ा है, इसकी पार्श्विकता और अन्य कारणों से। लेकिन इन नकारात्मक पहलुओं के बावजूद, जेपेलिन बड़ा हो, कम नकारात्मकता, वहाँ भौतिकी के नियम काम करते हैं। छोटे से लेकर बड़े जेपेलिन तक। जेपेलिन अपने चारों ओर बुनियादी ढांचा बना सकता है। ये एक बड़ा उड़ने वाला परिसर हो सकता है, जो किसी दूर दराज के क्षेत्र में उतरते समय अपने चारों ओर एक चिकित्सा केंद्र बना सकता है, उदाहरण के लिए। हालांकि वहाँ एक ऊर्जा केंद्र है, लेकिन जनरेटर, ईंधन और अन्य चीज़ें अपने साथ लाना संभव है। वह अपने साथ बहुत सारा उपकरण ला सकता है और यह एक प्रकार का औद्योगिक केंद्र बन जाएगा, चाहे वह लकड़ी की चीरघर हो या फिर तेल और गैस उद्योग के लिए। यानी जो कुछ भी हम सोच सकते हैं उसका व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है, संभव है। और हाँ, इसका उपयोग छोटे से लेकर विशाल और यहाँ तक कि स्ट्रेटोस्फियर में भी किया जा सकता है, जैसे कि इस बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। सभी मुख्य रूप से स्ट्रेटोस्फेरिक पर्यटन के बारे में बात करते हैं, लेकिन वास्तव में मुख्य धन स्ट्रेटोस्फेरिक जेपेलिन प्लेटफार्मों में छिपा हुआ है, जो पृथ्वी की दूरस्थ संवेदन, संचार को पुनः प्रसारित करने, इंटरनेट प्रदान करने और कई अन्य कार्यों को करने में सक्षम है। कुछ ऐसे हैं जो अभी उपग्रह बना रहे हैं, लेकिन उपग्रह बनाना समय लेने वाला, महंगा है और इसे मरम्मत करना असंभव है। जबकि स्ट्रेटोस्फेरिक जेपेलिन जैसे, उदाहरणार्थ, सबसे पहले उपग्रह या तो एक बिंदु पर लटके रहते हैं या एक निश्चित कक्षा में उड़ते हैं। जेपेलिन मनूवर कर सकता है। जेपेलिन नीचे उतर सकता है, उपकरण की सेवा कर सकता है और फिर वापस उठ सकता है। उपग्रह नहीं कर सकते। तो ऐसे जेपेलिन की उत्पादन लागत, जब इसका श्रृंखलाबद्ध उत्पादन और व्यावसायिक उपयोग होगा, उन अंतरिक्ष यानों, अंतरिक्ष रॉकेटों, उपग्रहों और प्रक्षेपण ब्लॉकों की तुलना में बहुत कम होगी। यह स्पष्ट है कि इसे विकसित करने के लिए निवेश करना आवश्यक है और यह काफ़ी महंगा है, लेकिन इसके बाद इसका उपयोग वही सुनहरा अवसर है। स्ट्रेटोस्फियर खाली है। स्ट्रेटोस्फियर खाली है। हमने हवा में उड़ना सीख लिया है, अंतरिक्ष में मनूवर करना, लेकिन स्ट्रेटोस्फियर खाली है और सभी वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए जेपेलिन वहां भी हो सकता है। तो तुमने स्ट्रेटोस्फेरिक जेपेलिन की तुलना उपग्रहों जैसे से की है ना? लेकिन अगर हम जेपेलिन की तुलना अन्य प्रकार के उड़न यंत्रों, विमानों और हेलीकॉप्टरों से करें, तो जेपेलिन के क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि ये कार्य विमान और हेलीकॉप्टर भी कर सकते हैं। तो वही, वास्तव में न तो विमान और न ही हेलीकॉप्टर शहर के ऊपर कई दिनों तक लटक सकते हैं। जेपेलिन, जो कि 2-4 हज़ार घन मीटर जैसे छोटे आकारों से शुरू होता है, एक छोटा जेपेलिन है। इसका आवरण का आकार है, वह कई दिनों तक लटक सकता है। और जितना बड़ा जेपेलिन होगा, उसकी ऊर्जा क्षमता उतनी ही अधिक होगी, जिससे वह अधिक समय तक वहां रह सकता है।
या तो उड़ान में या किसी क्षेत्र के ऊपर लटकते हुए। ये पहली चीज़ है जो न तो विमान कर सकता है और न ही हेलीकॉप्टर। स्पष्ट है कि जेपेलिन विमान से बेहतर है, क्योंकि जेपेलिन सीधे उतर सकता है और उठ सकता है, लेकिन हेलीकॉप्टर ऐसा कर सकता है। हाँ, जेपेलिन की 200, 300, 400, 500 टन की भार वहन क्षमता भी हो सकती है, लेकिन हेलीकॉप्टर की इतनी भारी उठाने की क्षमता नहीं हो सकती किसी न किसी आयाम से। और विमानों में भी अधिक उठाने की क्षमता नहीं हो सकती, क्योंकि भौतिकी के नियम इसे ऐसा होने की अनुमति नहीं देते। जबकि जेपेलिन के लिए ऐसा कोई सैद्धांतिक प्रतिबंध अभी तक किसी ने नहीं बताया है। ये कहना नहीं चाहता कि जो खोजा नहीं गया है, लेकिन अगर कोई मालवाहक परिवहन जहाज है जो अत्यधिक उठाने की क्षमता रखता है, तो वह निश्चित रूप से जेपेलिन है और न कि हेलीकॉप्टर या विमान। हाँ, ये थोड़ा धीमा है। सही में ये उन विमानों की तुलना में बहुत धीमा है जैसे कि हम इसे जानते हैं, लेकिन हमारे विकासकर्ताओं की टीम के पास वास्तव में तेज ऊंचाई वाले जेपेलिन के संभावित रूप भी मौजूद हैं। वहाँ 300, 400, 500 और उससे भी अधिक किलोमीटर प्रति घंटे की गति है, और ये पहले जैसा नहीं है। पहले जेपेलिन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ते थे। वे अभी तक विमानों जैसे बोइंग के स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं। अब अन्य कंपनियों के बारे में जो वर्तमान में जेपेलिन के साथ काम कर रही हैं, मैं भी इस क्षेत्र में शामिल हुआ हूँ। कहने का मतलब है, मुझे लगता है कि जेपेलिन के बारे में सभी और हर जगह बात कर रहे हैं और विभिन्न कार्यों के लिए उनके उपयोग की योजना बना रहे हैं। दुनिया में विभिन्न कंपनियों और राज्यों द्वारा किया जा रहा है, उसमें से तुम क्या उल्लेख करोगे? कुछ दिलचस्प परियोजनाएं हैं जो वर्तमान में लागू हो रही हैं। दिलचस्प विचार, लेकिन कोई नहीं बताता। समझते हो, चीनी अब हमारे रूसी AU-30 का लगभग क्लोन बना रहे हैं। हमारे पास ऐसा था, उन्होंने इसे बनाया। इसमें कुछ भी आधुनिक नहीं है। ये बस एक हवा से हल्का उड़न तश्तरी है, नियंत्रित। इसलिए इसे जेपेलिन कहा जाता है। वे वही व्यवसाय मॉडल बनाएंगे जो वर्तमान में जर्मनी में किया जा रहा है। जर्मनी में 12 सीटों वाला जेपेलिन बनाया जा रहा है। ये फ्राइड्रेस हाफेन के ऊपर उड़ता है। तुमने सवारी की है, पहले ही देख लिया है। अच्छी खासी कमाई होती है। वहाँ कुछ उपकरण उड़ते हैं और उनके लिए यह पर्याप्त है। चीनी वही मॉडल बना रहे हैं, वही जेपेलिन। ये हमारे AU-30 और जर्मन न्यूजेपेल के बीच का मामला है। कुछ भी आधुनिक नहीं है। उन्होंने वही उपकरण लिया है, बस उन्होंने पहले से एक का आदेश दिया है और 10 और का आदेश दिया है। वे 11 चीज़ें पर्यटन मार्ग पर लॉन्च करना चाहते हैं। ये एक तरह से एक परिपक्व विकल्प है। आगे क्या होगा, कौन से संभावित रूप होंगे, मुझे यकीन है कि वे हैं, बस उनके बारे में कोई नहीं बताता। क्योंकि यहाँ तक कि जेपेलिन का बाहरी रूप, ये कैसे दिखता है, इसकी आकृति क्या है, पंखों की आकृति क्या है, गोंडोला कैसी है और मोटरें कहाँ स्थित हैं, ये सभी बातें महत्वपूर्ण हैं। वे गोंडोले पर हो सकते हैं और वे जेपेलिन के शरीर पर भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जर्मन के पीछे कोई है और सामने भी कोई अतिरिक्त रख रहा है। यह एक रहस्य है। यह वही है, कहने के लिए मुख्य बात यह इस बाहरी रूप को गणना करना है, इसके अनुसार इंजन, संतुलन और अन्य चीज़ें व्यवस्थित करना है। उन सभी को छिपाया जा रहा है। मुझे यकीन है कि कोई आधुनिक जेपेलिन बना रहा है, लेकिन बस इसे नहीं दिखाया जा रहा है। सर्गेई ब्रिन आधुनिक नहीं कर रहे हैं। सर्गेई ब्रिन अमेरिका में वही कर रहे हैं। सर्गेई ब्रिन, गूगल के सह संस्थापक, अपना व्यक्तिगत जेपेलिन बना रहे हैं। वहाँ उसने कहा था कि सर्वर वास्तव में हवा में उठाएगा, और अब वह कह रहा है कि ये बचाव अभियान वास्तव में होंगे। वह क्लासिक जर्मन योजना के अनुसार एक कठोर जेपेलिन बना रहा है। वर्तमान में कठोर जेपेलिन नहीं है, लेकिन उसके पास एक है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे वह पूरी तरह से उसी पुराने अप्रभावी उपकरण की नकल कर रहा है, लेकिन वहाँ बिल्कुल भी कुछ नहीं है। हाँ, वह वर्तमान में मौजूद उपकरणों में सबसे बड़ा बनाता है। हाँ, वह वास्तव में वहाँ कार्बन कंपोजिट सामग्री का उपयोग करता है, लेकिन इसे आधुनिक कहना मुश्किल है। भविष्य से कुछ अधिक जो वे कर रहे हैं, वह वास्तव में स्ट्रेटोस्फीयर की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक अमेरिकी कंपनी ने हाल ही में स्ट्रेटोस्फीयर में एक छोटा सा, पूरी तरह से नया उपकरण, जैसे कि एक नया यंत्र हाल ही में लॉन्च किया है।
स्ट्रेटोस्फीयर में बिना नियंत्रित प्रॉब, गुब्बारे और एरोस्टैट्स को लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन ऊंचाई के अनुसार। वे आवश्यक वायु प्रवाह का चयन करते हैं, चक्रवात करते हैं, उड़ते हैं और इसी तरह। तो दोस्तों ने पहले ही एक जेपेलिन लॉन्च किया है। यह सिगार के आकार का है, ये पहले से ही इलेक्ट्रिक मोटरों के साथ है, ये पहले से ही सौर पैनलों के साथ है, लेकिन ये छोटा है, लेकिन ये पहले से ही आधुनिकता की ओर एक कदम है। फ्रांसीसी लोग न तो उत्पादन और न ही निर्माण को दिखाते हैं, केवल रेंडर दिखाते हैं, लेकिन कहते हैं कि 25-26 साल में हम एक जेपेलिन को आसमान में उठाएंगे जो पूरी तरह से सौर पैनलों से ढका होगा, इलेक्ट्रिक मोटरों पर, 20 लोगों के लिए जो पर्यटक भी होंगे। कुछ आधुनिक है, हाँ, लेकिन क्या वे वास्तव में इसे बना रहे हैं, ये अभी स्पष्ट नहीं है। क्या वे इसे छिपा रहे हैं ताकि कोई इसे कॉपी न कर सके? शायद। लेकिन अब ज़्यादातर ऐसा हो गया है कि जो भी जेपेलिन के बारे में बात करता है, मैं उन्हें बना रहा हूँ। ज़्यादातर लोग इसे नहीं बनाते। जो लोग बनाते हैं वे इसे खुलकर दिखाते हैं। चीन में दिखाया जा रहा है। अफ्रीकियों ने बनाया, तुरंत गर्व से दिखाया। ऐसे छोटे छोटे जैसे अफ्रीकियों ने बनाए हैं लगभग 5 स्टार्टअप्स मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। कोई बिजली की लाइन की निगरानी करने जा रहा है, कोई छोटे उपकरण बना रहा है और कोई इस तरह से दवाइयाँ वितरित कर रहा है। हमारे देश में भी ऐसे छोटे हैं, लेकिन ये सभी छोटे हैं। इन्हें निश्चित रूप से खिलौनों के रूप में ही कहा जा सकता है। जुबान नहीं घूमती, लेकिन ये जेपेलिन नहीं है। ये अभी ऐसा कह सकते हैं एरोस्टैटिक लोडिंग के साथ ड्रोन है, लेकिन कुछ गंभीर और आधुनिक अभी तक नहीं देखा गया है। तो इस तरह या उस तरह ये स्पष्ट है कि वर्तमान में दुनिया में इस विषय में रुचि फिर से काफ़ी बढ़ गई है। यहाँ तक कि इंटरनेट पर कई लेख इस बात से शुरू होते हैं कि 21वीं सदी की शुरुआत में जेपेलिन विषय के प्रति रुचि फिर से किसी तरह जागृत हुई। वे 20वीं सदी में सक्रिय रूप से उपयोग किए गए और बनाए गए, लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत से ऐसा लगता है कि कुछ बदल गया है। शायद तकनीकें हैं, शायद पूरी दुनिया में पारिस्थितिकी की और कुछ प्रवृत्तियां हैं और इसी तरह, लेकिन तथ्य तथ्य हैं और ऐसा लगता है कि हम अब अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं ठीक उसी समय जब इसकी आवश्यकता थी, क्योंकि हम अभी भी अपने संभावित, तुम्हें यह शब्द पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी प्रतिस्पर्धियों से पीछे नहीं हैं जिनके साथ हमें सहयोग करना होगा या इस विषय में कहीं प्रतिस्पर्धा करनी होगी। और इस बीच हमारे पास न केवल उन्हें पकड़ने का मौका है, बल्कि कई मामलों में उन्हें पीछे छोड़ने का भी। वास्तव में हमारे पास किसी को पीछे छोड़ने का कोई कारण नहीं है। हम पूरी दुनिया से आगे हैं, क्योंकि वही एयूथीस, वे आज के सक्रिय जर्मन उपकरणों के समान हैं। वे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि वे अब चीनी बना रहे हैं, केवल हमारे देश में उन्हें 2005-2008 के बीच बनाया गया था। यानी हम लगभग 20 साल आगे हैं। एकमात्र समस्या यह है कि हमने इन 20 वर्षों में कुछ नहीं किया। व्यावहारिक दृष्टिकोण से, सैद्धांतिक दृष्टिकोण से वास्तव में सभी ने सब कुछ किया, क्योंकि जैसा कि मैंने समझा, एक बार जेपेलिन के विषय में होने पर जेपेलिन आपके दिमाग से कहीं नहीं जाता और सभी डेवलपर्स ने अपने संभावित रूपों को विकसित किया। जैसे कि कहा जाता है, अपनी अपनी नौकरियों में काम करते हुए, अपनी रोटी कमाते हुए, फिर भी एक गुप्त जेपेलिनिस्टों का समूह था जहां वे विचारों पर चर्चा करते थे, गणनाएं करते थे, सोचते थे कि वह जेपेलिन कैसा होगा, और वे कभी भी रुके नहीं। इसीलिए मैं दोहराता हूँ, हमें पकड़ने वाला कोई नहीं है। सभी हमें पकड़ने की कोशिश करेंगे और हम ये बहुत जल्दी प्रदर्शित करेंगे। कृपया बताएं, हम क्या योजना बना रहे हैं, हमारे परियोजना के तहत क्या लागू किया जाएगा, कौन से संपत्तियां बनाई जा सकती हैं और वास्तव में कौन से उपकरण, और कब आसमान में उड़ान भरने की योजना है। अब मैं वास्तव में बताता हूँ। इस क्राउड इन्वेस्टिंग परियोजना के तहत, सही मायने में जन वित्त पोषण के तहत, उस कार्य के तहत जो सोलर ग्रुप परियोजना के सामने रखता है, एकमात्र कंपनी बनाई जाएगी। वास्तविकता में तुम चित्र नहीं बनाओगे? हाँ, मैं कभी कभी चित्र बना सकता हूँ। आज हमने हाथ से प्रस्तुति बनाने की कोशिश करने का निर्णय लिया। बताएं कि क्या यह आपके लिए अधिक सुविधाजनक, स्पष्ट है। यदि यह स्पष्ट होगा तो हम ऐसा ही करेंगे। तो हाँ, फिर से पहले कहा गया बात पर लौटते हुए, सोलर ग्रुप ने एक ऐसी कंपनी बनाने का लक्ष्य रखा है जो एक छोटे से बीज से
फलदार पेड़ों के विशाल फल दे सके। एक पूरी उद्योग को शर्तों के तहत और इसके लिए ये सब स्वाभाविक रूप से क्राउड इन्वेस्टिंग के वित्त पोषण के माध्यम से बनाया जाएगा और इस प्रकार का तंत्र होना चाहिए कि लाभ सभी क्राउड इन्वेस्टर्स में वापस बंट जाए। इसलिए परियोजना के तहत एकमात्र कंपनी बनाई जाएगी। यह पूरे आगे की प्रक्रिया का मुख्य लाभार्थी है, जो कि इस प्रक्रिया के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। यह एक होल्डिंग निर्माण कंपनी के रूप में होगी और इसमें पहले से ही कई दिशा जैसे होंगी। यह एक प्रकार का विकास है। विकास का कार्य एक डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा किया जाएगा। इसके बाद यह श्रृंखलाबद्ध उत्पादन होगा। यह स्पष्ट है कि वहाँ एक प्रशिक्षण केंद्र है जो पायलटों, तकनीशियनों आदि की तैयारी के लिए है। फिर वहाँ एक निर्माण कंपनी है जो निर्माण और हैंगर्स के संचालन का काम करेगी और फिर एक संचालन कंपनी है जो इन यंत्रों के संचालन में थोड़ा अनुभव प्राप्त करेगा। इसी के माध्यम से इसको कैसे नाम दें, वह व्यावसायिक विभाग है जो गर्मी के गुब्बारे, एलिंग्स की बिक्री करेगा और स्वाभाविक रूप से बिक्री विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करेगा। बिक्री विशेषज्ञों का नाम सुनने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसे बिक्री की क्षमताओं के रूप में अधिक कहा जा सकता है और यह सब एक ही प्रबंधन के तहत होना चाहिए। यानी एक मदर कंपनी का निर्माण किया जा रहा है जिसमें यह सारी संरचना शामिल है। इसे अब थोड़ी अधिक सटीकता से बाद में लिखा जाएगा ताकि डिज़ाइन ब्यूरो कार्य कर सके। हमने पहले से ही यह कार्यालय किराया है। इस कार्यालय से हम आज का वेबिनार कर रहे हैं। तो डिज़ाइन ब्यूरो सबसे पहले ये एक कार्यालय है, ये एक कानूनी संरचना है और यह लोग हैं। स्वाभाविक रूप से सबसे पहले लोग, टीम। ये रास्ता पहले ही तय किया जा चुका है, यहाँ सब कुछ किया जा चुका है। हम कार्यालय में हैं, लोग काम पर लग रहे हैं, कार्यालय को फर्नीचर दिया जा रहा है आदि। उन्होंने वादा किया था कि आज वैज्ञानिक तकनीकी परिषद होगी, लेकिन वास्तव में यह सोमवार को आयोजित करने की योजना थी। आज मंगलवार है और कल पहले यंत्र के तकनीकी स्वरूप के बारे में वैज्ञानिक तकनीकी परिषद होगी। यानी यह संरचना पहले से ही काम कर रही है। पहले यंत्र के बारे में कई प्रस्ताव आए हैं और हम इससे पहले भी कुछ बातें कर चुके हैं, लेकिन यह तय किया गया कि एक बड़ा वैज्ञानिक तकनीकी परिषद आयोजित किया जाए जिसमें उद्योग के विशेषज्ञों को इकट्ठा किया जाए, न केवल उन लोगों को जो वर्तमान में इस डिज़ाइन ब्यूरो में काम कर रहे हैं, बल्कि अन्य संबंधित विशेषज्ञों को भी, ताकि एक बाहरी दृष्टिकोण मिल सके। कुल मिलाकर यह डिज़ाइन ब्यूरो इस निवेश परियोजना क्राउडी के तहत दो प्रकार के यंत्रों के विकास में लगेगा। तो पहले यंत्र के लिए कल यह वैज्ञानिक तकनीकी परिषद होगी। मुझे पहले से ही पता है कि यह यंत्र क्या होगा। यह सामान्यतः उन 8 मीटर के खिलौनों की तरह नहीं होगा जो कई लोग बनाते हैं। वे कहते हैं कि इसे थोड़ा गहरा बनाने के लिए संभवतः मार्कर का उपयोग करें, क्योंकि विभाजन पर यह बहुत स्पष्ट नहीं दिखता। मुझे लगता है कि यह बेहतर होगा। ठीक है, तो मैं इसे घेरता हूँ। मदर कंपनी, डिज़ाइन ब्यूरो। वास्तव में अभी हम इस दिशा में जा रहे हैं। इस प्रकार हम वर्तमान पहले यंत्र के लिए तकनीकी आवश्यकताओं और तकनीकी रूपरेखा के निर्माण की प्रक्रिया है। 6 महीने में यहाँ दूसरा यंत्र आएगा। फिर से इस यंत्र के विकास की शुरुआत होगी। मैं उन्हें अभी क्लासिकल आकार में बना रहा हूँ, लेकिन अनिश्चित है। शायद ये पहले से ही एक हाइब्रिड आकार होगा। पहला यंत्र निश्चित रूप से क्लासिक आकार का होगा, यह सिगार के आकार का होगा। और इसमें विशेष रूप से लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, यह संभवतः डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा अंतिम समय तक गुप्त रखा जाएगा, लेकिन हम जल्द ही इसके निकटतम तकनीकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। यह वाहन लगभग 500 किलोग्राम की लोड क्षमता के साथ आएगा,
जो इसे भारी सामान ले जाने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा यह वाहन एक बार चार्ज करने पर 1000 किलोमीटर तक की दूरी तय करने की क्षमता रखता है, जो इसे लंबी यात्राओं के लिए उपयुक्त बनाता है। योजना बनाई जा रही है जबकि चर्चा चल रही है, यह निश्चित रूप से एक पूरी तरह से बिना पायलट का यंत्र होगा। एक संस्करण में दूसरे संस्करण में यह वैकल्पिक रूप से पायलट किया जाएगा और तीसरे संस्करण में यह पूरी तरह से पायलट किया जाएगा। बेस्पिलोटनिक पूरी तरह से मालवाहन के लिए है, यानी 500 किलोग्राम लेकर वहां से न्यूनतम 500 किलोमीटर पूरी तरह से स्वचालित मोड में चला गया, उड़ गया, पायलट किया जा सकता है। यदि बहुमूल्य सामान हो तो वहां एक पायलट बैठ सकता है, सब कुछ नियंत्रित किया जा सके। पायलटेड संस्करण वह है जब 1 या 2 पायलट होते हैं और इसमें 5 लोगों तक को ले जाया जा सकता है। ये सब एक प्रकार और आकार का है। ताकि आप समझ सकें, यह लगभग 40 मीटर लंबा हो सकता है, शायद थोड़ा अधिक। ऊंचाई में हमें इसे 12 मीटर में समाहित करना है, यह एक स्पष्ट कार्य है, सबसे ऊंची बिंदु से सबसे नीची बिंदु तक। यह इसलिए है ताकि हमें इस यंत्र के लिए विशेष रूप से हैंगर बनाने की आवश्यकता न पड़े, ताकि यह किसी भी विमानन हैंगर में समा सके। ये एक ऐसा आवश्यकताएं हैं, इसे पूरी तरह से बिना पायलट के होना चाहिए, ऐसा अभी तक किसी ने नहीं किया है। 2 और वहाँ 3, 4, 5 ये तब है जब हम वैज्ञानिक तकनीकी परिषद आयोजित करेंगे, तब हम थोड़ा विस्तार से बताएंगे, लेकिन सामान्य तौर पर इस यंत्र में पहले से ही कई चीज़ें लागू की जाएंगी जो पहले नहीं थीं, अगर कोई है। सामान्य तौर पर सभी गर्मी के गुब्बारों के लिए सबसे बड़ा सवाल, ये सबसे बड़ा नहीं है लेकिन बहुत संवेदनशील है, ये उनकी ओक्लोजेमनाया उपयोगिता है। कई लोगों ने वीडियो देखे हैं जब गर्मी के गुब्बारे को हैंगर से बाहर निकाला जाता है। बहुत से लोग रस्सियों से खींचते हैं, ये पुराने वीडियो हैं, उसे छोड़ दिया जाता है, वह उड़ान भरता है। आधुनिक गर्मी के गुब्बारे में स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे पूरी तरह से बिना किसी व्यक्ति के स्वचालित रूप से एलिंग से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि सामान्यतः तकनीशियनों, इंजीनियरों और वास्तव में सभी लोगों, जिसमें पायलट भी शामिल है, कि वेतन गर्मी के गुब्बारे के माध्यम से किसी भी सामान के परिवहन में सभी खर्चों का लगभग आधा हिस्सा बन जाती है। और इस प्रकार लोगों को इस प्रक्रिया से हटाकर, यानी इसे बिना पायलट के बनाते हुए, जब यह एलिंग से बाहर निकलता है, हम 1 किलोमीटर पर 1 टन परिवहन की लागत को बहुत तेज़ी से कम कर देते हैं और यह अन्य लॉजिस्टिक समाधानों के साथ प्रतिस्पर्धी बन जाता है। इसलिए हाँ, यह बिना पायलट का है, यह इसकी नई ओक्लोजेमनाया संचालन है, फिर से बिना लोगों की भागीदारी के, सब कुछ स्वचालित मोड में है। यह इस बारे में नहीं है कि वहाँ रोबोट इसे उन्हीं रस्सियों से पकड़ेंगे, बल्कि इसमें एक सुंदर यांत्रिकी है जिसे पहले से ही किया जा सकता है, और यह सब इसे प्रदर्शित किया जाएगा और इसे परखा जाएगा। इसके बाद ये समाधान बड़े यंत्रों पर बस गुणा किए जाएंगे। यह बड़ा यंत्र क्या होगा, हम शायद नए साल के करीब जानेंगे। वैज्ञानिक तकनीकी परिषद भी होगी और इसके लिए तकनीकी आवश्यकताएं, इसकी तकनीकी विशेषताएं और इसका बाहरी रूप भी तैयार किया जाएगा। इस परियोजना के तहत इन 2 प्रकार के यंत्रों का विकास करने की योजना बनाई गई है। इस प्रकार के यंत्र क्रय के लिए यहाँ निर्माण कंपनी के अनुसार यंत्र के लिए अपनी तकनीकी आवश्यकताएं होंगी। एक एलिंग बनेगा और एलिंग के लिए अपनी तकनीकी आवश्यकताएं होंगी। निर्माण कंपनी तकनीकी आवश्यकताएं प्राप्त करने के बाद ठेकेदारों को खोजेगी और इस प्रकार के गर्मी के गुब्बारे के लिए एलिंग का निर्माण करेगी। एलिंग को किसी भूमि पर बनाना होगा। इस भूमि का अधिग्रहण, एलिंग का निर्माण, ये सभी इस परियोजना के तहत योजना बनाई जा रही है। पहले सोचा गया था कि 2 एलिंग होंगे, कुछ नहीं बनाने का निर्णय हुआ। इसे सार्वभौमिक बनाने का निर्णय लिया गया ताकि यह किसी भी विमानन एलिंग में जा सके, लेकिन इसके लिए बनाना पड़ेगा और यह अनिवार्य है, और यह बहुत शानदार है कि हमें अपना एलिंग बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास ज़मीन और इमारत के रूप में संपत्तियां होंगी, लेकिन इमारत अभी भी अत्यधिक उच्च तकनीकी होगी, क्योंकि एलिंग गर्मी के गुब्बारे के लिए एक गैरेज नहीं है। एलिंग वास्तव में एक असेंबली शॉप और सर्विसिंग शॉप है।
यानी इसमें ऐसे गर्मी के गुब्बारे इकट्ठा किए जाएंगे जो फिर सहज सड़क पर संचालित होंगे, लेकिन किसी भी यंत्र की तरह इसे रखरखाव की आवश्यकता होती है। रखरखाव लाने के लिए वापस एलिंग आना होगा, रखरखाव लाना होगा और बाहर निकलना होगा। तो एलिंग मुख्य रूप से ये एक असेंबली शॉप है और हमें अपनी असेंबली शॉप स्थापित करना आवश्यक होगा और यह सब फिर से इस परियोजना के तहत किया जाएगा। श्रृंखलाबद्ध उत्पादन। डिज़ाइन और निर्माण के अलावा यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी प्रक्रियाएं भी हैं जो कंपनी के लिए रह जाएंगी। हम पहले से ही समझते हैं कि ये तकनीकी प्रक्रियाएं कौन सी होंगी। हम उन्हें कैसे विकसित करेंगे, क्योंकि गैस गुब्बारा एक बहुत जटिल उपकरण है। इसमें अनंत संख्या में विवरण हैं। यह निश्चित रूप से एक कार्य से अधिक है और सब कुछ स्वयं उत्पादन करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। उत्पादकों के बीच व्यापक सहयोग होगा और कुछ हिस्सों और इकाइयों के विकास को किसी और को सौंपा जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करना कि कोई भी उन ठेकेदारों और उपठेकेदारों के माध्यम से नहीं जा सके और गैस गुब्बारा बना सके। स्वाभाविक है कि कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों को हमारे प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया जाएगा और यह सब लागू किया जाएगा। कुछ एलएनजी में कुछ छोटे कार्यशालाएं कहीं नज़दीक किराए पर ली जा सकती हैं और समय के साथ यहाँ तक कि निर्माण भी किया जा सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। मुख्य बात यह है कि तकनीकी प्रक्रिया को समझना है वास्तव में, लेकिन कुछ बातें बताई जा सकती हैं और कुछ नहीं। उदाहरण के लिए सबसे शानदार बात यह है कि वास्तव में कपड़ा बनाना और सीखना, क्योंकि जो गैस गुब्बारे के लिए कपड़ा बनाता है वह वास्तव में, अगर केवल मात्रा के हिसाब से देखा जाए, तो एक बड़ा काम करता है। यदि किसी से कपड़ा खरीदना है तो यह उद्यम को समृद्ध करेगा और अपनी कपड़े को विकसित करना चाहिए। संभवतः और शायद हम यह करेंगे, बल्कि हम इसे निश्चित रूप से करेंगे। सवाल यह है कि हम इनमें से किस उपकरण को पहले से ही समझेंगे और इस उत्पादन को स्थानीयकृत करेंगे। यह अभी भी खुला है, लेकिन जो लोग कपड़ा उत्पादन करते हैं वे निर्माण के लिए राज्य को नियंत्रित करते हैं और सौभाग्य से हमारे पास पहले से ही तकनीकी प्रक्रियाएं, प्रयोग और हमारे तकनीकी प्रक्रियाओं के अनुसार बनाए गए कपड़ों के साथ अनुभव है। मैं इस टीम के बारे में बात कर रहा हूँ जो इस परियोजना के लिए बनाई गई है। परियोजना की टीम के पास समाधान है और यह बहुत अच्छा है। यह हमारे पास है क्योंकि वास्तव में गैस गुब्बारे के लिए कपड़ा सबसे मूल्यवान चीज़ है। ये मजबूत होना चाहिए, ये स्वाभाविक रूप से सस्ता होना चाहिए, लेकिन जब ये अपना होता है तो ये सस्ता होता है। जब ये किसी और का होता है तो आपको इसके लिए कोई भी कीमत बताई जाती है, क्योंकि गैस गुब्बारा बनाना है। ये गैस रोधक, पराबैंगनी विकिरण प्रतिरोधी और बहुत सारी अन्य चीज़ें भी होनी चाहिए। और सामान्यतः ये सब करना मुश्किल नहीं है। इसके अलावा परियोजना के तहत मैंने कहा था एक शिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। हमारे देश में पहले से ही ऐसे साझेदार हैं जिनके अपने शिक्षण केंद्र हैं और वे शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं। इन केंद्रों में कई प्रकार के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। आप निजी पायलट बनने के लिए प्रशिक्षण ले सकते हैं, चाहे वह विमान हो या हेलीकॉप्टर। वाणिज्यिक पायलट बनने के लिए भी प्रशिक्षण ले सकते हैं ताकि बोइंग पर उड़ान भर सकें। पहले भी ऐसे स्कूल थे जिनके पास वायु परिवहन के लिए लाइसेंस थे और हाल ही में इन लाइसेंसों को शून्य कर दिया गया है उन स्कूलों में। हाल ही में रूस में पहली स्कूल ने विमानों, हेलीकॉप्टरों और गैस गुब्बारों के लिए प्रशिक्षण देने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। उन्होंने इसे प्राप्त करना शुरू किया ठीक उसी समय जब हमने परियोजना शुरू की और हम पहले से ही उनसे परिचित थे और हमने उन्हें इसके बारे में सूचित किया और संभवतः उन्होंने इसे विशेष रूप से हमारे लिए प्राप्त किया, क्योंकि वे कहते हैं हम देश में गैस गुब्बारों के पायलटों को प्रशिक्षित करना चाहते हैं और हम इसके लिए उनके बहुत आभारी हैं कि उनके पास आवश्यक क्षमताएं हैं और सबसे महत्वपूर्ण इस दिशा में पहल है। तो हमारे पास परियोजना के तहत एक शिक्षण केंद्र भी है। ये स्पष्ट है कि यह संचालन करने वाली कंपनी के लिए है। किसी को गैस गुब्बारा बेचना कैसे संभव है जब आपने इसका उपयोग नहीं किया है, वहाँ अनुभव नहीं प्राप्त किया है और उस अनुभव को किसी विधि में नहीं रखा है जिसे उसी शिक्षण केंद्र में पायलटों को तैयार करने के लिए उपयोग किया जा सके। कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि एक संचालन कंपनी की आवश्यकता क्यों है। ये केवल पैसे कमाने के लिए नहीं है, बल्कि पहला अनुभव प्राप्त करने और कुछ कौशल विकसित करने के लिए भी है। और स्वाभाविक रूप से यह वाणिज्यिक विभाग होगा जो इस सब को बेचेगा, क्योंकि यह श्रृंखलाबद्ध रूप से उत्पादित किया जाएगा
जैसे कि ये पहले गैस गुब्बारे, जो सबसे अधिक संभावना है केवल बिना पायलट के ड्रोन के रूप में श्रृंखलाबद्ध रूप से जारी किए जाएंगे, उनके पास बहुत सारा काम है। यह कार्य मौजूदा उड़ान यंत्रों जैसे कि विमानों, हल्के विमानों और हेलीकॉप्टरों के साथ परस्पर संबंधित है। लेकिन हमारे देश में और दुनिया भर में विमानन उद्योग में वास्तव में एक छोटा सा संकट चल रहा है और कुछ उपकरण जल्द ही उड़ान भरना बंद कर देंगे क्योंकि उनका संसाधन समाप्त हो गया है, और बहुत जल्दी यह उपकरण थोड़े समय के बाद आएगा जिसका श्रृंखलाबद्ध उत्पादन किया जाएगा। स्वाभाविक रूप से इसे न केवल संचालित करने वाली कंपनी के तहत व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जाएगा, बल्कि इसे इच्छुक पक्षों और लॉजिस्टिक कंपनियों को भी बेचा जा सकता है। और बड़ा उपकरण भी संचालित किया जाएगा और बेचा जाएगा, साथ ही एलिंग के साथ और भी अधिक। यह विशेष रूप से कौन सा उपकरण होगा, इसके बारे में एक अनुमानित समझ है, बल्कि यह वह बिंदु है जिसके सापेक्ष हम बाएं या दाएं बढ़ेंगे, लेकिन यह लगभग 10 टन की भार वहन क्षमता है। इस उपकरण का गैस गुब्बारे में आकार अभी भी छोटा है, लेकिन वायु लॉजिस्टिक्स में यह पहले से ही एक गंभीर खिलाड़ी है। यहाँ ग्रह पर सबसे अधिक उत्पादित हेलीकॉप्टर वास्तव में है, ये मी-8 है। मी-8 वास्तव में लगभग 4 टन का भार ले जा सकता है और इसके लिए एक बाजार पहले से ही तैयार किया गया है। तो इसके लिए लॉजिस्टिक्स तैयार की गई है। यह उपकरण अपनी लागत के हिसाब से लगभग मी-8 के बराबर होगा, शायद इससे भी सस्ता। 2 गुना अधिक, 3 गुना दूर, 4 गुना सस्ता परिवहन करें, लगभग। और हम मानते हैं कि ये प्रकार के उपकरण सबसे अधिक श्रृंखलाबद्ध रूप से उत्पादित किए जाएंगे और उनकी बिक्री पर अच्छी लाभप्रदता होगी। और इस परियोजना के तहत हमें इन उपकरणों का श्रृंखलाबद्ध उत्पादन करना है। इन उपकरणों का श्रृंखलाबद्ध उत्पादन करना है, कम से कम एक, बेहतर होगा कि 2 ऐसे हॉल का निर्माण करना है जहां बड़े उपकरणों का श्रृंखलाबद्ध उत्पादन किया जाएगा। और सब कुछ के लिए, पावेल इगोरविच, हमें कितने पैसे और समय की आवश्यकता है? यह है यह उपकरण। हाँ, तुम समय के बारे में बताओ कि जब मान लीजिए पर्याप्त वित्त पोषण हो तो पहला और उसके बाद का गैस गुब्बारा कब उठाया जा सकता है? हम पहले गैस गुब्बारे को हवा में उठाएंगे, जो 1 साल से भी कम समय में होगा, जैसे कि और हम शायद इसे श्रृंखलाबद्ध उत्पादन में लाना शुरू करेंगे, शायद 2 साल में, क्योंकि गैस गुब्बारे का निर्माण करना और उसे हवा में उड़ाना अच्छा है, लेकिन इसके लिए श्रृंखलाबद्ध उत्पादन के लिए प्रमाण पत्र और लाइसेंस प्राप्त करना, इसके लिए समय चाहिए। हाँ, समय चाहिए। बड़ा उपकरण हवा में उठाने के लिए शायद 3 या 3 और आधे साल बाद हम किसी श्रृंखला की उम्मीद कर सकते हैं। 4 साल में औसतन ऐसा ही कुछ बनता है, यानी समय सीमा लगभग 3 से 3 और आधे साल 4 साल तक है, जैसे कि उदाहरण के लिए यह वास्तव में वह है जिसमें हम समय के भीतर वास्तव में समाहित होने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, लिखें कि क्या आपका वीडियो ठीक चल रहा है, गड़बड़ कर रहा है। लिखें कि ये बिल्कुल सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है। मेरे लिए ये सामान्य चल रहा है ना? वहाँ लिखो जहाँ आप देख रहे हैं। हमारे गुणवत्ता के मामले में सब कुछ ठीक है या नहीं। तो कृपया लाइक और रीपोस्ट करना ना भूलें, ये हमेशा उपयुक्त रहेगा। मेरे पास अगर कुछ हो तो मेरे कंप्यूटर पर ये सब है। देखो, ज़रा सोचो, क्या ये स्ट्रेटोस्फेरिक उपकरण इस परियोजना के तहत हैं? और ये वास्तव में क्या है? और क्या ये सच में क्या है? देखो, इस परियोजना के तहत वास्तव में सब कुछ है। बस हम कहते हैं कि समय सीमा 3, 5, 4 साल है, लेकिन इसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। यह निश्चित रूप से अवांछनीय है। यह स्थायी व्यावसायिक मॉडल का निर्माण है। जब यह आत्मनिष्पादन पर पहुंचती है, तब यह पहले से ही लाभदायक होती है और यह अपने खर्च पर आगे विकसित हो सकती है और यह वहां लाभांश भी वितरित कर सकती है। इसके अलावा स्वाभाविक रूप से यह किसी भी व्यवसाय की तरह धन जुटाने के माध्यम से विस्तारित हो सकती है, यानी
2 प्रकार के उपकरणों का श्रृंखलाबद्ध उत्पादन और बिक्री, अपने पास अपनी भूमि, अपना हैंगर, अपना प्रशिक्षण केंद्र, अपनी संचालन कंपनी होना, यह वही व्यावसायिक इकाई है जो जैसे ही खड़ी हुई और आगे बढ़ी। और यह स्पष्ट है कि जब हम पहले उपकरण का निर्माण करेंगे, दूसरे उपकरण का निर्माण करेंगे। हम पहले से ही बाद के उपकरणों की एक श्रृंखला की योजना बना रहे हैं, जिसमें 40 टन, 100 टन और 200 टन शामिल हैं। ये सभी स्ट्रेटोस्फेरिक उपकरण हैं और ये सभी समानांतर विकसित होंगे, लेकिन समानांतर में कितना? अगर आज पहले उपकरण का विकास शुरू होता है तो उसके कुछ समय बाद, उदाहरण के लिए 3 महीने के भीतर, इस उपकरण का विकास समानांतर रूप से शुरू होगा। शायद शुरुआत के लगभग 6 महीने बाद यहाँ तीसरे उपकरण का विकास शुरू होगा, लेकिन इसे ज़्यादा प्राथमिकता, संसाधन और ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमें ये पूरा करना है, ये पूरा करना है, थोड़ा और, थोड़ा और स्वाभाविक रूप से स्ट्रेटोस्फेरिक उपकरणों पर काम पहले से ही शुरू हो चुका है। विचारों का प्रवाह रोकना असंभव है। आप एक चीज़ के बारे में सोचते हैं, दूसरी के बारे में विचार आता है, और स्ट्रेटोस्फेयर के साथ काम पहले से ही शुरू हो चुका है। जैसे कि उन जेपेलिनों के लिए जो अंडरग्राउंड में 20 साल तक एक साथ काम करते रहे और जेपेलिनों की डिज़ाइनिंग करते रहे। इसलिए सभी स्ट्रेटोस्फेरिक परियोजनाएं सशर्त रूप से समानांतर में शुरू की जाएंगी, लेकिन हम केवल उसी व्यावसायिक इकाई के लिए वित्त पोषण जुटा रहे हैं। बाकी सब कुछ भी लगभग स्वैच्छिक तरीके से है। इस यंत्र के श्रृंखलाबद्ध उत्पादन के निर्माण के संदर्भ में बहुत कम खर्च के साथ इस उपकरण के लिए जो एलिंग द्वारा है, जैसे, लेकिन ये सभी शर्तों के तहत विकास, यहाँ तक कि स्ट्रेटोस्फेरिक उपकरणों के कुछ लॉन्च निकट भविष्य में, ये सब कुल बजट का प्रतिशत इकाइयाँ, जैसे कि, लेकिन सब कुछ योजना के अनुसार है। हाँ, स्वाभाविक रूप से। उदाहरण के लिए, तो अगर हम सामान्य बजट के बारे में बात करें और वित्तीय आंकड़ों की ओर बढ़ें, तो फेडोर ने जो कहा उसे लागू करने के लिए 3 साल की आवश्यकता है, या जैसा कि फेडोर ने कहा, यह अनिच्छा से कम लेकिन सैद्धांतिक रूप से 5 साल तक संभव है। हमने इसे शुरू में 3-5 साल के रूप में ही स्थिति दी थी, इस योजना के कार्यान्वयन की अवधि। इस परियोजना को लागू करने के लिए लगभग $100 मिलियन की राशि की आवश्यकता है, जिसे हम इस अवधि में जुटाने की योजना बना रहे हैं। इन पैसों के बदले जो निजी निवेशक इस परियोजना का समर्थन करेंगे, उन्हें स्थापित कंपनी के 29% शेयर दिए जाएंगे, जिसके कार्यालय में हम आज फ्योदोर के साथ हैं और यह प्रसारण कर रहे हैं। जैसा कि आप अच्छी तरह से समझते हैं, क्राउड इन्वेस्टिंग, ये क्राउड फंडिंग से मुख्य रूप से इस बात से भिन्न है कि जो लोग सामूहिक रूप से किसी दिशा का समर्थन करते हैं, वे वास्तव में दान नहीं कर रहे हैं। यहाँ सब कुछ ठीक इसी तरह है। हमारे पास वास्तव में निवेश है, यानी जो आप कर रहे हैं वह एक वास्तविकता में निवेश है, और इसलिए आप बनाए जा रहे व्यवसाय में हिस्सेदारी प्राप्त करते हैं। आज के दिन आप हमारी निवेश प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए उस राशि का निवेश कर सकते हैं जिसे आप अपने लिए सही और थोड़ी अधिक स्वीकार्य मानते हैं। वर्तमान में हमारी औसत निवेश राशि लगभग $2000 है, और इसके बदले में आपको अधिक निवेश हिस्से मिलेंगे, जो कि कंपनी नोवा के प्रति आपके अधिकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और वित्त पोषण समाप्त होने के बाद ये हिस्से जिन्हें आप आज खरीदते हैं, आप उन्हें कंपनी नोवा के शेयरों में बदलने का अवसर वास्तव में प्राप्त करते हैं और इस कंपनी के पूर्ण सहमालिक और शेयरधारक बन जाते हैं। पाशा कहते हैं कि नोवा एकमात्र कंपनी है जो डेवलपर्स, श्रृंखलाबद्ध उत्पादन, ऑपरेटरों और उपकरणों की बिक्री को शामिल करेगी। बाहरी विकास, ये समझ है कि हम किस बड़े खिलाड़ियों के लिए और संभवतः किस क्षण में उनके आदेश पर विशेष उपकरणों का विकास शुरू करेंगे। ये पहले से ही बड़े उपकरण होंगे जो विशेष कार्यों को पूरा करेंगे, जैसे कि उदाहरण के लिए रोसाटॉम या रोसकॉस्मोस के लिए, या वहाँ गैज़प्रोम के बारे में ऐसी समझदारी है और वे आएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो विकास, उत्पादन, उनके अपने एलिंग का निर्माण, टीम की तैयारी, खरीदते हुए स्वाभाविक रूप से इसके लिए भुगतान में लाभ शामिल होगा, और ऐसे बड़े परियोजनाओं से भी लाभ मात्र कंपनी में जाएगा
और इस लाभ का आधा हिस्सा यानी 39% निवेशकों को वापस किया जाएगा। यही वे डिविडेंड हैं जो आप उन हिस्सों के लिए प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं। यह केवल इन दो उपकरणों का श्रृंखलाबद्ध उत्पादन नहीं है, बल्कि भविष्य में वास्तव में किसी भी चीज़ का उत्पादन और बिक्री भी यहाँ आएगी जो लाभ और विकास के रूप में यहाँ वास्तविकता में एकत्रित होगी। यहाँ तक कि एक शैक्षणिक केंद्र जिसे हम मान लें एक व्यावसायिक संरचना होगी जो जेपेलिन चालक तैयार करेगी। यह स्पष्ट है कि हम अपने जेपेलिन पायलटों को अपने खर्च पर प्रशिक्षित करेंगे, लेकिन जो बाहरी लोग उपकरण को संचालित करना सीखना चाहते हैं, तकनीशियन, मैकेनिक आदि बनना चाहते हैं, ये पहले से ही एक व्यावसायिक संरचना है जो कुछ लाभ लाएगी। और बाहरी व्यवसाय के लिए अपनी नई टीम को इस उपकरण के प्रबंधन में प्रशिक्षित करने के लिए, उदाहरण के लिए यह कोई विमानन कंपनी है, उनके पास वहाँ हेलीकॉप्टर, विमान है और अब जेपेलिन भी शामिल हो गए हैं, उन्हें पहले प्रशिक्षित करना होगा, दूसरे कुछ पुनः प्रशिक्षण से गुजरना होगा और इसी तरह। और ये इकाई थोड़ा अधिक पैसे लाती है और इसलिए मातृ कंपनी अक्सर अधिक कमाई करती है। कुल मिलाकर जिस पूरी उद्योग को हम बनाने की योजना बना रहे हैं, उसे व्यावसायिक ढांचे में लाने पर सारी लाभ राशि मातृ कंपनी में जाएगी और अब उस मातृ कंपनी का हिस्सा संभवतः इंटरनेट के माध्यम से इस तरह से खरीदा जा सकता है जैसे। हाँ, और यह केवल पहला कदम है ना? यह इस कंपनी के विकास का पहला कदम है। वो बड़े पैमाने पर, जैसा कि फेडोर ने कहा, हम निवेश आकर्षित कर रहे हैं ताकि इस लाभदायक कंपनी को बनाया जा सके जो न केवल अपने आप को बनाए रख सके बल्कि पहले से ही लाभ कमाने, उसे निवेशकों के साथ साझा करने और खुद के लिए लाभ का एक हिस्सा लेने में सक्षम हो। तो विकासशील कंपनियों के लिए लाभ का क्या महत्व है? सबसे पहले, कोई भी तेजी से विकसित हो रही कंपनी इस लाभ को लगातार अपने में पुनर्निवेश करती है और अब ये स्पष्ट समझ है कि कंपनी को ये सुनिश्चित करने के लिए कि सही दिशा में 5-10 वर्षों में कहाँ पहुँचना चाहिए, और यह रास्ता कंपनी बिना अतिरिक्त वित्त पोषण के तय करेगी अगर निश्चित रूप से ये कोई समझ नहीं है कि यह प्रक्रियाओं को गंभीरता से तेज कर सकता है और इन निवेशों को वे इस मातृ कंपनी में थोड़ा और अतिरिक्त रूप से नहीं लाया जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब आपके पास मुख्य कंपनी में शामिल होने का अवसर है जो बाद में सभी व्यावसायिक क्षेत्रों से लाभ प्राप्त करेगी, लेकिन किसी विशेष व्यावसायिक क्षेत्र को विकसित करते हुए, जैसे कि 20 टन का कोई नया जेपेलिन या स्ट्रेटोस्फेरिक जेपेलिन बनाना। वहां पहले से ही अपनी कंपनी बनाई जाएगी जो अपने तरीके से वित्त पोषण आकर्षित कर सकती है। आप इसमें किसी भी तरह से भाग नहीं लेंगे, लेकिन आप कंपनी के विकास में भाग ले रहे हैं, आप सहमालिक हैं, इसलिए यह सब आपके लिए भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, हमने इस संभावना पर विचार किया है कि एक बड़ा खिलाड़ी आता है, परियोजना के लिए कुछ पूंजी लाता है, जैसे कि उदाहरण के लिए एक बड़े उपकरण के डिज़ाइन के लिए। स्वाभाविक रूप से वहाँ कुछ लाभ का हिस्सा है, लाभ का हिस्सा मात्र कंपनी में चला जाता है, इसलिए आपको यानी पावेल का इस बारे में यही मतलब था। आगे के विकास के संबंध में सभी विश्लेषक इस पर सहमत हैं कि 100-200 टन की लोड क्षमता से शुरू करते हुए कम से कम 100 उपकरणों का निर्माण करना वांछनीय है और जो कंपनी इसे सबसे पहले करेगी वह ग्रह पर सबसे लाभदायक कंपनी बन जाएगी, क्योंकि वह उस वायु रेशमी मार्ग को अस्तित्व में लाने की संभावना प्रदान करेगी, यानी कुछ उपकरणों के माध्यम से। और हमारी कंपनी वहां पहुंचने की कोशिश कर रही है स्वाभाविक रूप से, और हमारे पास इस क्षेत्र को पूरी तरह से भरने के सभी अवसर हैं, क्योंकि अभी तक किसी ने भी ये नहीं कहा है कि वह वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो हम वास्तव में सचमुच ग्रह पर सबसे बड़ी और महान कंपनी बन सकते हैं, जो अद्वितीय रूप से और असाधारण रूप से है। एक तरफ ये सच है, वास्तव में दूसरी तरफ हमारे पास अभी कंपनी की पूंजीकरण भी है। हम अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं, जैसा कि मैंने समझा, कि हम किस विशेष एक्सचेंज पर जा सकेंगे, पूंजीकरण कर सकेंगे और अन्य चीज़ें, लेकिन 100 मालवाहक जेपेलिन की एक स्क्वाड्रन होना ज़रूरी नहीं है। बस कुछ स्ट्रेटोस्फेरिक उपकरणों को लॉन्च करना काफ़ी है ताकि आपकी कंपनी की कीमत भी स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ जाए। तो हम इस बाज़ार को सभी दिशाओं से बढ़ावा देंगे और पूंजीकरण के साथ साथ लाभप्रदता के मामले में भी। तो कुल मिलाकर जो भी इस ग्रह पर वास्तव में इतना बड़ा संख्या में जेपेलिन लॉन्च करेगा वही असली जेपेलिनिस्ट बनेगा, और संभावना है कि ये हम होंगे। तो सभी को नमस्कार। हाँ, और ये कितनी जल्दी होगा ये वास्तव में आप पर निर्भर करता है, विशेष रूप से उन लोगों पर जो आज इस वेबिनार को सचमुच देख रहे हैं।
देखो, जब हम इस बारे में चर्चा करते हैं कि कितना शानदार होगा जब हमारे पास दर्जनों जेपेलिन होंगे, और न केवल हमारे खुद के बल्कि बिक्री के लिए भी आदि, तो मैं हमेशा इस पल में उस कंपनी जेपेलिन को याद करता हूँ, हाँ, जिसका कहने के लिए एक स्मारिका है, जिसे मैंने जेपेलिन पर सवारी करते समय खरीदा था। मैं उस कंपनी को याद करता हूँ जो सालाना 100 मिलियन यूरो से अधिक कमाती है, जबकि उसके पास केवल 2 अपने जेपेलिन हैं जो हर दिन 12 उड़ानें भरते हैं यात्रियों के साथ। इसके अलावा कुछ जेपेलिन वे कभी कभी बेचते हैं और वे बहुत अच्छी स्थिति में हैं। इसलिए यह व्यवसाय लाभदायक है, भले ही हम विश्व नेतृत्व के किसी भी सपने को एक तरफ रख दें। यह बस एक अच्छा लाभदायक व्यवसाय है, भले ही उपकरणों की संख्या कम हो। तो यहाँ पैसे कमाना वास्तव में पूरी तरह से संभव है और टीम इसी पर लगातार काम कर रही है, लगभग सफलतापूर्वक। वास्तविकता में ये एक लंबी प्रक्रिया है। निवेशक के लिए फायदों के संबंध में इस बारे में मैंने वास्तव में मुख्य रूप से यही कहा, और भी इसके अलावा आज आप वास्तव में परियोजना में निवेश कर सकते हैं और सुनिश्चित करें कि बनाई जा रही कंपनी का एक हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमारे पास 3-5 वर्षों का वित्त पोषण है, जिसके तहत परियोजना को वित्त पोषित किया जाएगा, और यह निश्चित रूप से तथाकथित वित्त पोषण चरणों में विभाजित है। हर चरण के साथ निश्चित कार्यों को हल किया जाता है, एक निश्चित मात्रा में निवेश को आकर्षित किया जाता है, और हम अगले चरण पर जाते हैं, या जैसा कि अब निवेश की दुनिया में कहा जाता है, निवेश का राउंड। कुल मिलाकर हमारे पास वास्तव में 20 ऐसे चरण राउंड हैं, और अब हम पहले चरण पर भी नहीं हैं, हम शून्य पूर्व प्रारंभिक चरण पर हैं। उस चरण पर जब हम आपके साथ मिलकर इस परियोजना को आकार दे रहे हैं, आपकी आंखों के सामने मौलिक चीजें सचमुच वास्तव में हल हो रही हैं, जब कहीं और कुछ और बदल सकता है, लेकिन दिशा वही रहती है जो मूल रूप से बताई गई थी। वास्तविकता में बिल्कुल, हम समझते हैं कि इस चरण पर लोगों के पास बहुत सारे सवाल होते हैं, और कुछ सवालों के लिए तो सही जवाब देना भी हमेशा संभव नहीं होता, और इसलिए इस परियोजना के तहत वर्तमान में निवेश करने वाले निवेशक के लिए यह अधिकतम जोखिम है। ऐसे निवेश जोखिम न तो 5वें चरण में होंगे, और न ही 10वें चरण में, और न ही 2-3 साल बाद। इसलिए उन लोगों को धन्यवाद देने के लिए जो आज इस परियोजना का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें निवेश के लिए सबसे अच्छे शर्तें प्रदान की जाती हैं, अर्थात इस शून्य पूर्व प्रारंभिक चरण की शर्तें, जब आप परियोजना में सबसे कम कीमत पर हिस्से खरीद सकते हैं। इस कीमत पर इन्हें खरीदना कभी भी संभव नहीं होगा। इसके अलावा इन पैकेजों को न तो बढ़ाया जा सकेगा, न ही इनके साथ कुछ किया जा सकेगा, न ही और खरीदना संभव होगा, भले ही आपके पास क्लब 100 के सदस्य की कोई भी शर्तें हों जिनके पास विशेष निवेश शर्तें हैं। यहाँ तक कि ऐसी स्थिति में भी ये प्री स्टार्ट पैकेज केवल अभी उपलब्ध हैं। तो अगर आपको यह परियोजना वास्तव में पसंद है, अगर आप सपना देखते हैं कि रूस में फिर से जेपेलिन आसमान में उड़ें, और वह भी इतनी बड़ी संख्या में, तो अब आप इस काम में अपना हाथ बटा सकते हैं और इस क्रिया से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। निवेश पैकेज, वित्त पोषण की शर्तें, ये सभी आप व्यक्तिगत खाते में निवेशों के अनुभाग में और भी उपलब्ध पा सकते हैं। अध्ययन करें, पढ़ें। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप हमेशा समर्थन से पूछ सकते हैं, या यहाँ वेबिनार में लिख सकते हैं। हम आपको इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। बहुत जल्द हमारे पास निवेश के चरण में बदलाव की थोड़े समय में योजना है, और हम आपके साथ वित्त पोषण चरण के परिणामों का सारांश प्रस्तुत करेंगे। लेकिन हम थोड़ी और तेज़ी से पिछले 2 महीनों में हमारे प्रोजेक्ट के कुछ निष्कर्षों को आपके साथ साझा कर पाने में सक्षम हो सकेंगे, और इसलिए इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं आपको सोलर ग्रुप के वेबिनार में आमंत्रित करना चाहता हूं, जो कल बुधवार को शाम 7 बजे मास्को समय के अनुसार होगा। हम वहां सोलर ग्रुप की सामान्य परिणामों, सोवोलमाश परियोजना और नई पीढ़ी के जेपेलिन परियोजना के बारे में बात करेंगे। आइए, अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे परियोजनाओं के तहत कौन कौन से विशेष कदम उठाए गए हैं, अब मुझे लगता है कि हम थोड़ा और प्रश्नों की ओर थोड़ा और बढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम वकंटाक्ते पर प्रश्नों से शुरू कर सकते हैं, और हम नई पीढ़ी के जेपेलिन चैनल पर और वकंटाक्ते पर प्रसारण के प्रश्नों पर भी नज़र रखेंगे, जो आधिकारिक समूह है। इसलिए यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो आप उन्हें अभी लिख सकते हैं। हम ऊपर से नीचे की ओर शुरू करेंगे, और अगर आप हमें सोलर ग्रुप के चैनल पर देख रहे हैं तो हम वहां भी झांकेंगे, लेकिन मुख्य प्रसारण वकंटाक्ते और आधिकारिक YouTube चैनल पर होंगे।
तो क्या हम ऊपर से नीचे की ओर चले? अलेक्सी पूछते हैं। क्या आप हर हफ्ते एक ही चीज़ जैसे कि दोहराएंगे, सिर्फ हाइप बनाए रखने के लिए, कह सकते हैं? यहाँ सोवलमाश की तरह छोटे वीडियो रिपोर्ट शुरू करने की आवश्यकता है, न कि केवल एक ही चीज़ को बार बार चलाने की। अलेक्सी, देखिए, पहले चलिए समझते हैं। मंगलवार को हम वास्तव में एक ही चीज़ को दोहराते हैं क्योंकि मंगलवार को हमारे पास नए लोगों के लिए एक प्रस्तुति होती है जो परियोजना से अभी तक परिचित नहीं है। इसीलिए अगर आपके पास ऐसे लोग हैं तो उन्हें मंगलवार को लाएं। अगर कोई आपसे परियोजना के बारे में पूछता है तो आप तुरंत कहेंगे, मंगलवार को वेबिनार पर जाओ, व्यक्ति आएगा, हम उसे सब कुछ बताएंगे। गुरुवार को, या तो गुरुवार या शुक्रवार को, मुझे लगता है कि हम जल्द ही किसी एक दिन पर स्थिर हो जाएंगे, हमारे पास नियमित रूप से समाचार वेबिनार होगा। वहाँ एक ही बात नहीं है, वहाँ हम ये रिपोर्ट करते हैं कि हाल के समय में क्या किया गया है, आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, यानी वहाँ जानकारी अलग है। जहाँ तक हर हफ्ते छोटे वीडियो बनाने की बात है, आपको समझना चाहिए कि अभी ऑफिस में कर्मचारी जुट रहे हैं, टीम का गठन हो रहा है, ऑफिस में इंटरनेट कभी है कभी नहीं है, फर्नीचर लाया जा रहा है, इसलिए सब कुछ थोड़ा सा समय तुरंत नहीं हो सकता। अब यह उम्मीद करते हुए कि हम उस व्यक्ति के साथ तय कर चुके हैं जो यहाँ पर वीडियो सामग्री का काम करेगा, मुझे उम्मीद है कि वह जल्द ही हमारी टीम में शामिल होगा। तो जैसे ही ये होगा, वीडियो, जैसा कि आपने कहा, नियमित रूप से जारी होने लगेंगे। हाँ, हमारा काम ऐसा है कि यह एक तरह का सीरियल बन जाएगा और हर हफ्ते ऑपरेटर सीधे ऑफिस में रहेगा, हमारे साथ सभी मीटिंग्स में जाएगा और सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। स्पष्ट है कि कुछ ऐसे पल होंगे जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें वह काट देगा, लेकिन कुल मिलाकर ये हर हफ्ते एक तरह का लाइव कंटेंट होगा जिसमें हम ये बताएंगे कि क्या हुआ। बस थोड़ा धैर्य रखें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इगोर लिखता है, कहता है कि हम जोखिम उठाने वाले लोग हैं कि हमने उस समय प्रसारण शुरू किया जब टेलीग्राम पर धन हस्तांतरण के लिए संभावित टैरिफ वृद्धि के बारे में एक सर्वेक्षण हुआ था। आप इस स्थिति पर खुद क्या टिप्पणी करेंगे? इगोर, हम किसी भी सवाल से नहीं डरते, इसलिए चाहे टेलीग्राम में कोई भी सर्वेक्षण हो, हम फिर भी आपके साथ लाइव संपर्क में रहेंगे। उन लोगों के लिए टिप्पणी करना जो शायद नहीं जानते, एक सर्वेक्षण हुआ था कि निवेशक व्यक्तिगत खाते के भीतर कमीशन में संभावित वृद्धि के प्रति कैसे प्रतिक्रिया देंगे। हमने आपको ईमानदारी से उस स्थिति के बारे में बताया है जो वर्तमान में दुनिया में है, यह किसी के लिए भी रहस्य नहीं है। आप जानते हैं कि दुनिया भर में धन के लेन देन की लागत बढ़ रही है और अधिक से अधिक धन किसी न किसी तरह उन ठेकेदारों पर खर्च किया जा रहा है जिनका हम उपयोग करते हैं। यह पूरी तरह से सामान्य है, सभी लोग कमीशन का भुगतान करते हैं, यहाँ तक कि किराने की दुकान भी, हम भी ऐसा करते हैं, लेकिन हमारी कमीशन अधिक है। आप जानते हैं कि हम विभिन्न देशों में विभिन्न मुद्राओं में काम करते हैं, यह सब धन के लेन देन की लागत पर प्रभाव डालता है। इसलिए हमने नारोदनी परियोजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है और इसे सामान्य मतदान के लिए प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। देखें, अपनी राय लिखें। क्या आप एक निवेशक के रूप में परियोजना के लिए अधिक धन पहुँचाने और परियोजना की आवश्यकताओं पर खर्च करने के लिए थोड़ी सी लागत उठाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यहाँ स्थिति क्या है, कुछ लोग कहते हैं हमें परवाह नहीं है, आपके पास बजट है, आप अपने बजट और अपनी कमीशन को डालते हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि पैसे को हमेशा अलग अलग तरीके से खर्च किया जा सकता है। आप एक शानदार वेबिनार आयोजित कर सकते हैं या आप पैसे को बस किसी लेन देन के लिए खर्च कर सकते हैं। यदि निवेशक तैयार हो, उदाहरण के लिए 1% कमीशन अपने ऊपर लेने के लिए, तो उसने 100 रुपये का भुगतान किया या 101 रुपये। किसी एक व्यक्ति के लिए यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य नहीं है, लेकिन हमारे लिए यह बहुत ध्यान देने योग्य है क्योंकि यह बहुत बड़े धनराशि हैं। इसलिए हमने इस मुद्दे को उठाने का निर्णय लिया, जबकि यह चर्चा की प्रक्रिया में है। आप इस मुद्दे में शामिल हो सकते हैं। तो टॉल्स्टॉय का लॉटरी कब है? ये मुझे समझ में आता है, आंद्रेयेव से सवाल है। मैं उनसे पूछूंगा। मेरी जानकारी के अनुसार 2 हफ्ते बाद, ठीक 2 हफ्ते हो गए हैं। नई पीढ़ी के जेपेलिन का उपयोग परमाणु बंकर में शरण के लिए किया जा सकता है, अगर भगवान न करे परमाणु सर्वनाश हो। केवल अमेरिका को यूरो। बेचना महंगा है, हाँ गिफ्ट। लोगों के साथ कोट मत करो। लोगों के लिए यह सस्ता है। हाँ, ऐसी एक सोच है जो कई लोगों के दिमाग में घूम रही है कि अगर कभी भी वह परमाणु सर्दी आएगी, चाहे वह येलोस्टोन हो या तीसरा विश्व युद्ध, लेकिन ऐसा लगता है कि सभी इसका इंतज़ार कर रहे हैं और इसे ज़मीन में सहन करने की कोशिश कर रहे हैं। बंकर में गहराई में रहना इतना सुखद नहीं है जितना कि इस सभी राख के ऊपर नई पीढ़ी के झेपेलिन पर उठना, अपने लिए बाग बनाना,
ताज़ा हवा में सांस लेना, सूरज को देखना, वहाँ तो वह नहीं है, वहाँ पूरी अंधकार है। हाँ, ये विचार हवा में तैर रहा है और ये केवल लोगों के बीच नहीं है, बल्कि वास्तव में, संक्षेप में सभी के बीच है। ईमानदारी से कहूँ तो अभी तक ऐसा सीधा अनुरोध नहीं आया है कि आपको पैसे दिए जाए और मुझे ऐसा एक जेपेलिन बना कर दें, लेकिन इस पर बातचीत पहले से ही हो रही है। यह कि लोग जिनके पास पर्याप्त बड़े पूंजी हैं इस पर विचार करते हैं और कहते हैं यदि यह संभव है तो इसे करना चाहिए। ये एक जलपोत है ना? तो व्यक्तिगत आर्क, सभी को व्यक्तिगत आर्क, व्यक्तिगत बंकर चाहिए और कुल मिलाकर यह संभव है, कोई सीमाएं नहीं है। वहाँ ये स्पष्ट है कि ईंधन की बात है, लेकिन ये सोलर पैनल हैं। पानी, ये स्पष्ट है, बादलों से इस नए राग के ऊपर निकालना है। अपनी कुछ चुनौतियाँ हैं। सब कुछ शायद वास्तव में सचमुच हल किया जा सकता है, लेकिन मैं उस परमाणु सर्दी को बिल्कुल नहीं चाहूँगा। लेकिन हाँ, अगर इसे लोग नहीं करेंगे तो इसे वही येलोस्टोन भी कर सकता है। इसीलिए हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। और हाँ, ये वास्तव में कहीं अधिक सुखद है और हाँ, इससे कमाई भी की जा सकती है। क्या हम ये करेंगे, जानेंगे। मुझे उम्मीद है कि मुझे इससे निपटना नहीं पड़ेगा। जैसा कि कहा जाता है, वास्तव में विदेशी पैनिकर्स पर सचमुच पैसे कमाना बहुत संभव है। क्यों नहीं? 500 किलोग्राम की प्रारंभिक शक्ति की कीमत लगभग कितनी हो सकती है? हो सकता है कि ये कितना हो सकता है? हमने अभी तक वहाँ इसकी श्रृंखला लागत, परियोजना की लागत, जिसमें सभी वेतन, स्थानों का किराया, ठेकेदार, उप ठेकेदार शामिल हैं, की गणना नहीं की है। हमारे पास पहले से ही इस उपकरण के लिए और पूरे परियोजना की लागत है जो प्रयोगात्मक है। प्रयोगात्मक हमेशा श्रृंखला के मुकाबले कई गुना महंगा होता है। हमें इस उपकरण की लागत, न कि एलिंग की, न कि इस सब की, बल्कि बस एक ऐसा उपकरण बनाने की लागत मिलती है जो एक अच्छे रोल्स रॉयस की लागत के बराबर है। रोल्स रॉयस की लागत के बराबर, जैसे। तो ये बिल्कुल भी श्रृंखलाबद्ध नहीं है, ये एक प्रयोगात्मक है। यानी श्रृंखलाबद्ध संस्करण बहुत महंगा होगा और शायद इसकी लागत हमें सभी को सुखद आश्चर्य में डाल देगी। और ये उपकरण अधिकतम रूप से सुलभ होगा और मैं इसे ऐसा बनाना चाहता हूँ। क्योंकि हाँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर से कह सकता हूँ कि जेपेलिन के पायलटों के बीच एक अनकही नियम है जो बहुत समय से चला आ रहा है। लगभग 1000 घन मीटर की मात्रा वाले जेपेलिन का मूल्य लगभग $1 मिलियन के आसपास के बराबर है। 2000 घन मीटर का जेपेलिन चाहते हो तो $2 मिलियन देने होंगे। 1000 घन मीटर का जेपेलिन चाहते हो तो इसकी कीमत $10 मिलियन। और यह मूल्य निर्धारण संरचना वास्तव में उसके उत्पादन की लागत से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। इसके उत्पादन की लागत, जिसमें स्थानीयकरण को ध्यान में रखा गया है, जैसे कि उसी कपड़े, कंपोजिट, ट्रांसमिशन, पूंछ के पंखों, नियंत्रण प्रणाली आदि के उत्पादन को अपनाना, इसकी लागत सामग्री की लागत के समान होगी। इसलिए यह बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सस्ता और प्रभावी होगा। अन्यथा सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा ताकि नया निर्माण किया जा सके। अलेक्जेंडर, जिसने यह सवाल पूछा था, के अनुसार यह लगभग 10-15 मिलियन डॉलर के भीतर होगा, लेकिन मुझे लगता है कि रोल्स रॉयस इससे कहीं सस्ता और वास्तव में कहीं सस्ता होगा। इरीना पूछती है, क्या तुमने अपने जेपेलिन चालक दल से कहा था? अपने जेपेलिन पायलटों को प्रशिक्षित करना ज़रूरी है। यानी हमें उन पायलटों की आवश्यकता है जो नई पीढ़ी के जेपेलिन को उड़ाने में सक्षम हों। अगर हम इसे वैकल्पिक रूप से पायलट करने जा रहे हैं तो इसके कई संस्करण होंगे और किसी को इसे उड़ाना होगा। वर्तमान में कुछ पायलट हैं जिनके पास जेपेलिन उड़ाने का लाइसेंस है, लेकिन इन पायलटों की संख्या इतनी कम है कि उन्हें एक हाथ की अंगुलियों पर गिना जा सकता है। हमें उन्हें सुरक्षित रखना और उनकी जगह के लिए नए पायलटों को तैयार करना होगा, क्योंकि सभी बड़े हो रहे हैं और उम्र बढ़ा रहे हैं, जबकि हमारा बेड़ा केवल विकसित होता रहेगा। स्वाभाविक रूप से अपने जेपेलिन चालक की आवश्यकता है ताकि पहले प्रयोगात्मक नमूनों का परीक्षण किया जा सके और दूसरे उसी परिचालन कंपनी के साथ काम किया जा सके।
पहले कारखाने के नमूनों का परीक्षण करना होगा, फिर लाइसेंसिंग के दौरान प्रयोगात्मक, और फिर जब इसका व्यावसायिक उपयोग होगा तो किसी को ये सब करना होगा। स्वाभाविक रूप से अपने जेपेलिन चालक होंगे। क्या आप जानते हैं कि जेपेलिन युद्ध कार्यों में कैसे भाग ले सकते हैं? तो ये बेहतर होगा कि हम किसी भी सैन्य गतिविधियों में भाग न लें। आखिरकार हमारा प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन सुरक्षा के रूप में जेपेलिन, उदाहरण के लिए, कुछ छोटे जेपेलिन को उठा सकता है, जो कि शहरों के ऊपर कुछ रडारों को उठाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं, खासकर नागरिक सुरक्षा के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि सभी देख रहे हैं कि इस ग्रह पर अब बहुत तेज़ी से ये ड्रोन, या कहें तो उदाहरण के लिए क्वाडकॉप्टर, विकसित हो रहे हैं, जो कि कुछ विस्फोटक और अन्य हथियारों से लैस होते हैं। यह ज़रूरी नहीं कि सैन्य कार्रवाई हो, यह बस आतंकवादी गतिविधियां हो सकती हैं, या कोई भी बंकर जो भी हो ऐसे तकनीकों का उपयोग कर सकता है। और यह देखने के लिए कि क्या उड़ रहा है, भगवान न करे, नई पीढ़ी के जेपेलिन का उपयोग किया जा सकता है। मुझे लगता है कि इसके उपयोग की संभावनाएं अनंत हैं। सैन्य तुरंत सोचेंगे कि इसे कहाँ लागू किया जा सकता है। एकमात्र बात यह है कि मैं इसके साथ जुड़ना नहीं चाहता। और हाँ, यह ड्रोन का वाहक हो सकता है, कृपया, क्योंकि ड्रोन के पास अब उड़ान की दूरी और ऊंचाई के संदर्भ में कई सीमाएं हैं, और बहुत सारी संक्षेप में सीमाएं हैं। जेपेलिन को इन ड्रोन की अनंत संख्या से भरा जा सकता है और इसे कहीं बहुत ऊंचाई पर खींचा जा सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि इसे किस ऊंचाई पर डिज़ाइन किया गया है। 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 किलोमीटर या स्ट्रेटोस्फीयर में, और इससे ये ड्रोन बिखर सकते हैं। वहाँ कल्पना की कोई सीमा नहीं है। वैसे मुझे नहीं पता क्या इसके बारे में बात करना ठीक है या नहीं, लेकिन क्या तुम याद करते हो हमें उस जेपेलिन के बारे में बताया गया था जो पीवीओ को मदद करने वाला था, जैसे कि वह कोई पकड़ने वाला है। जाल के साथ? तो यह तो एकदम प्राचीन उपयोग है। हाँ, यहाँ तक कि ऐसे ड्रोन के ऊपर, उदाहरण के लिए, उसी तेल और गैस के उद्योगों में जाल फैलाए जाते हैं ताकि उन ड्रोन कामिकाजे को पकड़ सकें जो विस्फोटक के साथ उड़ते हैं। तो मौजूदा संरचना के साथ साझेदारी बोनस प्राप्त करने की शर्तों के लिए कृपया किससे संपर्क किया जा सकता है? अधिक जानकारी के लिए कृपया इगोर, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पर लिख सकते हैं, मैं जेपेलिन के चैट में हूँ, या फिर आप तकनीकी सहायता को लिख सकते हैं, वे आपको मेरा नंबर या मेरा टेलीग्राम दे देंगे। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या आप वहीं पर साझेदारी कार्यक्रम के प्रमुख सर्गेई शेवचेंको के संपर्क मांग सकते हैं। आप उनके साथ भी बातचीत कर सकते हैं। आपकी पसंद के अनुसार हम सभी उपलब्ध हैं। तो जेपेलिन, हेलीकॉप्टर और विमानों के बीच क्या अंतर है? हाँ, जेपेलिन, हेलीकॉप्टर और विमानों के बीच गति, दूरी, भार वहन क्षमता। तो जेपेलिन की गति हेलीकॉप्टरों के साथ तुलना की जा सकती है। दूरी के मामले में ये हेलीकॉप्टरों से काफ़ी आगे जा सकता है, लेकिन ये विमानों की तुलना में धीमा है। लागत के मामले में नई पीढ़ी के जेपेलिन हेलीकॉप्टरों की तुलना में बहुत अधिक भार उठाने में सक्षम होंगे। हमारे पास ग्रह पर सबसे अधिक भार उठाने वाले विमान हैं, और शायद हम इससे अधिक भार उठाने वाले विमान नहीं बना पाएंगे। तो वास्तव में सभी इंजीनियरिंग सामान्यतः शायद उसी दिशा में अटक गई है। हम नई पीढ़ी के जेपेलिन बना सकते हैं, वे कहीं अधिक बड़े होंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे यह सस्ता कर रहे हैं। यानी नई पीढ़ी के जेपेलिन को विमान से और ख़ासकर हेलीकॉप्टर से परिवहन करना आर्थिक रूप से अधिक प्रभावी है। हेलीकॉप्टर सबसे महंगा है, लेकिन विमान सस्ता है। लेकिन इसे जेपेलिन के माध्यम से परिवहन करना आर्थिक रूप से अधिक प्रभावी लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह धीमा है। लेकिन जेपेलिन के पास फिर भी वही लाभ है। यह निर्माता के कारखाने से सामान ले जा सकता है और सीधे इसे या तो गोदाम में या उपभोक्ता के पास कहीं भी पहुंचा सकता है। और अगर धीरे धीरे ऐसा लगता है, तो आपको सामान को विमान पर ले जाने के लिए पहले इसे ट्रक में लोड करना होगा, फिर ट्रक से इसे ट्रेन पर स्थानांतरित करना होगा, और फिर इसे उसी विमान पर। और इन सभी सामानों के परिवहन के साथ संभावना है कि डिरिजबल पहले ही सब कुछ पहुंचा देगा। हाँ, वहाँ एक सड़क का हिस्सा होगा जहाँ विमान बहुत तेज़ी से उड़ान भरेगा।
लेकिन अगर ये दरवाजे से दरवाजे तक है, जैसा कि नई पीढ़ी के जेपेलिन कर सकते हैं, तो संभवतः ये विमान को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि इसे हवाई अड्डे के आधार की आवश्यकता नहीं है। ये किसी भी खाली स्थान से उड़ान भर सकता है, यहाँ तक कि उसी इमारत की छत से भी। और सभी तकनीकों का हम स्वाभाविक रूप से परीक्षण करेंगे, इस ड्रोन से शुरू करते हुए। छोटे आकार के कारण यदि हम जेपेलिन की तुलना विमान और हेलीकॉप्टर से करें, तो सबसे पहले ये बिना किसी आवश्यक बुनियादी ढांचे के बिंदु ए से बिंदु बी तक सामान ले जा सकता है, और सीधा परिवहन करना हेलीकॉप्टर और विमान की तुलना में बहुत सस्ता है। उदाहरण के लिए, हेलीकॉप्टर इस बिंदु बी तक भी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन इसकी दूरी पर्याप्त नहीं होगी, जेपेलिन के लिए यह पर्याप्त होगा। यदि विमान उससे भी तेज उड़ान भरता है तो वह वहां उतर नहीं सकेगा, जबकि जेपेलिन उतर सकेगा। और इसके अलावा वह सब कुछ आर्थिक रूप से अधिक प्रभावी यानी सस्ता बनाएगी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह अधिक सुरक्षित भी होगी। हाल ही में हमारे रक्षा मंत्रालय में एक तकनीकी परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न विशेषज्ञों और अधिकारियों ने भाग लिया और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। और वहाँ यह समाधान है कि सभी विमानन परिवहन में जेपेलिन वास्तव में सबसे सुरक्षित है। तो सुनो, उन्होंने ऐसा कहा। तो लेकिन यह तार्किक है। यदि हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो जाता है तो हेलीकॉप्टर पत्थर गिरता है। यदि विमान का इंजन फेल हो जाता है, जब तक उसे पर्याप्त गति मिलती है वह पथ पर जा सकता है। सवाल है कि वह कहाँ जाएगा, क्या वह पहुंच पाएगा, या यह जंगल होगा, पानी होगा, समस्या होगी। अगर जेपेलिन में सब कुछ खराब हो जाता है तो वह बस हवा में लटकता रहेगा। लेकिन ये समझना आसान है कि शायद वे सभी थोड़े अधिक भारी होंगे, इसलिए हाँ, दुर्घटना होगी, और लगभग उसी गति से जैसे मैं दिखा रहा हूँ। बोर्ड पर पैनिक है, हम गिर रहे हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से कोई भी कहीं नहीं गिर रहा है। कुल मिलाकर यह सुरक्षित है, सस्ता है। इसकी तुलना एक निश्चित आकार से की गई थी। जितना बड़ा होगा उतना सस्ता होगा। 1 टन प्रति 1 किलोमीटर। एक निश्चित आकार से हम निश्चित रूप से ये गणना करेंगे कि खैर मान लीजिए वही 100-200 टन, वह आर्थिक दृष्टि से समुद्री परिवहन के बराबर होगा। और समुद्री परिवहन ग्रह पर माल परिवहन के लिए सबसे सस्ता परिवहन है, यानी टन के हिसाब से आगे बढ़ता है। शर्तों के अनुसार ट्रेनें, ट्रक, विमान, हेलीकॉप्टर। लेकिन हेलीकॉप्टर सबसे महंगा है, जबकि जेपेलिन सबसे सस्ता होगा। तो इस तरह अगर इसकी तुलना की जाए तो वास्तव में यह अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और दूरी है वास्तव में। और इस प्रकार बिंदु ए से बिंदु बी तक भले ही विमान या हेलीकॉप्टर तेज़ी से उड़ते हों, फिर भी जब तक आप इसे किसी चीज़ में लादते हैं, विमान में ले जाते हैं, नई पीढ़ी के जेपेलिन धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से सब कुछ पहुंचा देंगे। और तुम जब जवाब दे रहे थे तब तुमने अगला सवाल भी छेड़ दिया कि क्या ड्रोन खुद जेपेलिन के लिए खतरनाक है। मैंने इस तरह से बताया कि भले ही कोई छिद्र हो जाए। तो छिद्र और अन्य चीज़ें जैसे वास्तव में ड्रोन सामान्य रूप से खतरा पैदा करते हैं। ये सबके लिए खतरा बनता है, और कारखाने के लिए, और किसी इमारत के लिए, और कार के लिए, और विमान के लिए, और हेलीकॉप्टर के लिए, और स्वाभाविक रूप से नई पीढ़ी के जेपेलिन के लिए। और मैं मानता हूँ कि अगले दशक में यह सभी सुरक्षा सेवाओं के लिए एक गंभीर चुनौती है, नागरिकों से लेकर सैन्य तक। ड्रोन रोधी कुछ सिस्टम, और स्वाभाविक रूप से वे सभी राज्य पर स्थापित किए जाएंगे। शायद इस उपकरण के निर्माण के तहत कुछ अनोखा विकसित किया जाएगा, और शायद कुछ और। हमें सभी को ड्रोन से खुद को और अपनी संपत्ति, चल और अचल, जिसमें जेपेलिन भी शामिल हैं, की रक्षा करनी होगी। ड्रोन सभी के लिए खतरनाक हैं, इसलिए हमें सुरक्षा के उपाय करने होंगे। लेकिन सवाल यह है कि आज मैंने एक वित्तीय सवाल थोड़ा छोड़ दिया था, तो कितने संसाधनों को प्री स्टार्ट पर इकट्ठा करने की योजना बनाई गई है? सरगेई, इस समय आपको याद है कि पहले यह राशि लगभग 2.5 मिलियन थी, फिर इसे घटाकर 1 मिलियन कर दिया गया। मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से बताएंगे कि यह विशेष रूप से कौन सी राशि होगी बुधवार के बाद, यानी कल के बाद। क्यों? क्योंकि फेडोर ने पहले ही कहा था कि कल एक वैज्ञानिक तकनीकी परिषद होगी जहां पहली जेपेलिन का रूप और ये कैसे दिखेगा इस पर चर्चा की जाएगी। तब यह स्पष्ट होगा कि परियोजनाओं के लिए कब और किस प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होगी, और इससे यह कहना बहुत आसान होगा
कि कब और कितनी राशि की आवश्यकता होगी। हमें जब तक इस उपकरण को आसमान में नहीं उठाया जाता इसकी आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि हम इसे आधिकारिक रूप से घोषित करेंगे। तो मैंने आईटी विशेषज्ञों पर एंटीडोक्स को थोड़ा सुन लिया। क्या ये प्री स्टार्ट के बारे में था? प्री स्टार्ट के लिए पैसे कितने चाहिए ताकि सब कुछ हो सके? मैंने जवाब दिया ताकि ये समझ में आए कि हम वहाँ क्यों कह रहे थे कि 2.5, फिर हमने 1 मिलियन कहा। अब लोग पूछ रहे हैं क्या ये सच में 1 मिलियन है, और मैं कहता हूँ कि कल एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा जिसके बाद हम निश्चित रूप से एक ठोस चरणबद्ध योजना में आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, शून्य चरण वह चरण है जिसमें अधिकतम जोखिम होते हैं। अधिकतम जोखिम यह है कि हमारे पास कंपनी नहीं थी, कार्यालय नहीं था, लोग सही तरीके से पंजीकृत नहीं थे। हम निश्चित रूप से समझते थे कि हम नई पीढ़ी के जेपेलिन बनाएंगे, लेकिन हमारे पास ये स्पष्ट नहीं था कि कौन से। और जब हम इन सभी जोखिमों को हल कर लेंगे और सभी समस्याओं को दूर कर लेंगे तो शून्य चरण को निश्चित रूप से पहले चरण में बदल सकते हैं। क्या यह 1 या 2 और आधे या कितने भी मिलियन डॉलर की राशि से किसी तरह जुड़ा हुआ है? शायद नहीं। थोड़ा और। शून्य चरण खत्म हुआ, शून्य चरण में संग्रहित किया और संक्षेप में प्रस्तुत किया। तो ऐसा भी हो सकता है। हाँ, यहाँ सवाल है क्या सटीक समझ है, या कहें कितनी विस्तृत समझ कुल मिलाकर वैज्ञानिक तकनीकी परिषद के बाद आएगी। मेरी समझ के अनुसार ये काफ़ी विस्तृत है ना, और इसे स्पष्ट रूप से लिखा गया है। देखो, वैज्ञानिक तकनीकी परिषद तकनीकी आवश्यकताओं, विशेषताओं और उपकरण स्वरूप पर केंद्रित है। अर्थशास्त्र, जब हम सभी चीजों को सहमति दे देंगे तब अर्थशास्त्र की गणना शुरू होती है। अरे, तो ये एक और अगला कदम होगा, है ना? तो सम्मेलन तक ये सभी स्पष्ट हो जाएगा। शायद हम सम्मेलन में या तो चरण बदल देंगे या सही तारीख की घोषणा संभवतः करेंगे। वैसे सम्मेलन के बारे में मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि 16 नवंबर को हमारी सोलर ग्रुप की सम्मेलन होगी, जहां हम डुइनोवा इंजनों के प्रोजेक्ट और निश्चित रूप से नई पीढ़ी के जेपेलिन के प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। इसलिए यदि आपको ये परियोजनाएं दिलचस्प लगती हैं तो ज़रूर आइए। ये सब मास्को में होगा। वहाँ हम आपसे मिलेंगे और इस पर चर्चा करेंगे, और इसलिए वहाँ हमारे लिए एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। वहाँ इस सम्मेलन की मुख्य घटना होगी। डुइनोवा इंजन परियोजना के तहत हम अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे हैं, और नई पीढ़ी के जेपेलिन के तहत हम पहले चरण में प्रवेश कर रहे हैं। यानी सब कुछ काफ़ी प्रतीकात्मक हो रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। और ठीक वहीं क्रमिक रूप से, हाँ क्रमिक रूप से, और वहाँ हम ये सब निश्चित और स्पष्ट रूप से घोषित करेंगे। तो जो लोग सम्मेलन में होंगे वे पहले इस बारे में जानेंगे। और तुरंत दूसरे सवाल के बारे में, आज तक हमारे पास लगभग $728,000 की भुगतान राशि के रूप में इकट्ठा हुई है। ये वह राशि है जिस पर लोगों ने वास्तव में निवेश पैकेज खरीदे हैं। और सवाल ये है कि आप खुद वित्त पोषण की गति को कैसे आंकते हैं। तो देखिए, ये नहीं कहा जा सकता कि ये अच्छा है या बुरा। कोई कहेगा कि ये कम है, नहीं पता। पहले सप्ताह में 10,000 निवेशक, कोई कहेगा कि ये बहुत है। हमें पहले जो था उससे शुरू करना चाहिए। मैंने जवाब देने से पहले विशेष रूप से आंकड़ों की जांच की कि हमारे पिछले प्रोजेक्ट में क्या हुआ था। पहले 2 महीनों में फंडिंग के लिए हमारे पास 200 निवेशक थे। यानी हमारा प्रोजेक्ट जून की शुरुआत में शुरू हुआ और जून और जुलाई में हमारे पास 200 निवेशक थे। और अब हमारे पास पहली सम्मेलन और घोषणा के बाद वास्तव में 2 महीने हो चुके हैं। हमारे पास वहाँ 1850 निवेशक हैं, तो कह सकते हैं 2000 निवेशक, तो कह सकते हैं 2000 निवेशक। यानी हम इस परियोजना में वास्तव में 10 गुना तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, जैसा कि हमारे डुइनो इंजनों के प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। यही सचमुच पूरा जवाब है। यदि किस्तों ये पर बात करें तो डुइनो इंजन में अब $15 मिलियन की किस्तें हैं, जबकि यहाँ नई पीढ़ी के जेपेलिन में $5 मिलियन की किस्तें हैं। यानी परियोजना केवल 2 महीने पुरानी है और लोगों ने पहले ही $5 मिलियन की किस्तें जुटा ली हैं। हाँ, ये पैसे आज नहीं और न ही 1 साल में दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि अगर हम अब लगातार व्यवहार करते रहें, आपको नियमित रूप से बताते रहें कि यहाँ क्या हो रहा है, और आप खुद और भी अधिक लोग निश्चित रूप से समझेंगे कि हमने कितना शानदार प्रोजेक्ट शुरू किया है। मुझे यकीन है कि नए साल तक हमारे पास किस्तों में $10 मिलियन होंगे, और दोनों परियोजनाओं के वित्त पोषण के बारे में वे वास्तव में मौजूदा वित्त पोषण की गति में बराबर हो सकते हैं। इसलिए हमारे लिए सब कुछ अधिक से अधिक सफल है, और आंकड़े कहने के लिए यह दिखाते हैं, विशेष रूप से उस परियोजना की तुलना में जिसे हम पहले से ही आपके साथ मिलकर कई वर्षों से कर रहे हैं। हाँ, इस परियोजना के लिए जेपेलिन के बारे में प्रतिक्रिया वास्तव में अविश्वसनीय है, सकारात्मक, अच्छी है, सभी को पसंद आ रही है।
लोग फ़ोन कर रहे हैं और ऐसे लोग हैं जिन्हें दिलचस्पी है, आप जेपेलिन बना रहे हैं। हाँ, तो विभिन्न संस्थानों के विशेषज्ञ, चाहे वे विशेषीकृत हों या सामान्य, सभी को दिलचस्पी है, सभी भाग लेना चाहते हैं, मदद की पेशकश कर रहे हैं, कुछ सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसमें लगे हैं। मेरे पास वहाँ ज़मीन है, मेरे पास सब कुछ है और चारों ओर से यह सब कुछ बिखर रहा है। प्रेरक बहुत सारे हैं। ये विषय सभी को बेहद पसंद है। सच में यह स्वाभाविक है। विशाल जेपेलिन, भविष्य। हाँ, और 16 नवंबर को हमारी एक सम्मेलन होगी। कहो फयोदोर, क्या हम कुछ दिखाएंगे? शायद पहले से ही अपनी उत्पादों को। क्या इसकी उम्मीद की जा सकती है अगर कोई आएगा? स्वयं की उत्पाद, लेकिन हमारे डिज़ाइनरों के पास बहुत सारे विचार हैं। हम कुछ ला सकते हैं। कोई छोटा जेपेलिन, उदाहरण के लिए 8 मीटर लंबा। वह उड़ नहीं पाएगा क्योंकि नहीं, यह इस पर निर्भर करता है कि हम इसे कहाँ ले जाते हैं। अगर हम इसे बाहर लाते हैं तो हम इसके साथ उड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे किसी कमरे में ले जाते हैं तो शायद हम वहाँ खैर इसके साथ उड़ान नहीं भरेंगे, क्योंकि इसे फुलाना है, वहाँ हवा भरनी है। यह हीलियम है, हालांकि इसे हीलियम से भी भरा जा सकता है। कुल मिलाकर हम कुछ योगदान देंगे। सवाल यह है कि कहाँ, किस रूप में, लेकिन आप वहाँ निश्चित रूप से नई पीढ़ी के जेपेलिन देखेंगे। छोटे हैं, जिन्हें खिलौना कहना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये गंभीर नहीं है। लेकिन हाँ, ये 10 किलो तक आसानी से उठा सकते हैं। यहाँ नई पीढ़ी के जेपेलिन हैं जिन्हें प्रदर्शित किया जा सकता है 40 किलो तक। तो इस साल हम कुछ ऐसे परीक्षण कहने के लिए जैसे नमूने दिखाएंगे, हाँ, या सरलित जो 10 किलोग्राम तक के होंगे। तो कार्य जैसे कि एक नियमित योजना, हाँ, ये तो वास्तव में सचमुच 1000वें वर्ष में दिखाना है। एक साल में, हाँ, एक पूरी तरह से बिना पायलट का गंभीर उपकरण तैयार करना जिसे वाणिज्य में उपयोग किया जा सकता है, गंभीरता से उत्पादन किया जा सकता है, और इसके लिए ऐसे कार्य हैं जिन्हें हम खुशी खुशी पैसे के बदले हल करेंगे। तो चलिए नई पीढ़ी के जेपेलिन के YouTube चैनल पर प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और आपके सुझावों का स्वागत करते हैं। हम आपके साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए उत्साहित हैं। पूछा जा रहा है कि डुइनो से कौन है? खैर, निश्चित रूप से हमारे पहले प्रोजेक्ट से यहाँ कई निवेशक हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्या इन नई पीढ़ी के जेपेलिन पर डुइनोव की स्लाव्यांका लगाई जाएगी? कम से कम शायद तो होगा भी। हमने जेपेलिन चालकों को वेरा अलेक्जेंड्रोविच से परिचित कराया। हम उन्हें सोवोलमाश ले गए। उन्होंने बातचीत की और समझा कि कुछ समानताएं हैं। जेपेलिन चालकों को मोटरों की विशेषताएं पसंद आईं। डुइनोव ने स्पष्ट तकनीकी आवश्यकताओं की मांग की। टीजेड तब तैयार होंगे जब पहला एनएटीएस पूरा हो जाएगा और निश्चित क्षमताएं और अन्य संयोजन आदि पूरी तरह से सुनिश्चित और निर्धारित किए जाएंगे। कुल मिलाकर एक तकनीकी विशेषण टीजेड तैयार किया जाएगा जो सोवोलमाश को सौंपा जाएगा। यदि सोवोलमाश सकारात्मक उत्तर देता है तो संभवतः इंजन हो सकता है कि होंगे। तो अलेक्जेंडर लिखते हैं कि एक परियोजना को पूरा करने का समय नहीं मिला, उन्होंने दूसरी शुरू कर दी। पैसे सीमित हैं, डॉलर का मूल्य बढ़ रहा है। देखिए अलेक्जेंडर, सबसे पहले आपको सही तरीके से जवाब दिया गया है कि सोवोलमाश परियोजना के लिए, परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए मौजूदा किस्तें पूरी तरह से पर्याप्त हैं। हाँ, नए निवेशकों की वहाँ भी आवश्यकता है, लेकिन इस बात का कोई जोखिम नहीं है कि परियोजना को पर्याप्त वित्त पोषण नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार फिर किस्तों की संख्या पहले से ही इतनी है कि किसी न किसी तरह से उद्यम को पूरी तरह से उसके अंतिम चरण तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा वर्तमान में एक आयोग काम कर रहा है और इस वर्ष के अंत तक यह उद्यम अपनी वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू कर देना चाहिए। और वास्तव में निवेशकों के लिए और ये पैसे जो अब अंतिम चरण में आएंगे, सबसे पहले किसी उपकरण की अतिरिक्त खरीदारी के लिए और सोवोलमाश को पहली लाभ प्राप्त होने तक बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। ये समझना है कि हमने नया प्रोजेक्ट तभी शुरू किया जब हमें समझ में आया कि पहले प्रोजेक्ट को न तो कोई खतरा है और न ही यह 100% सफल होगा। इसके अलावा यदि सभी तकनीकें और सभी नवाचार बारी बारी से शुरू किए जाते तो हम कब के पत्थर के युग में जी रहे होते। इसलिए हम हमेशा कहते रहे हैं कि हम दूसरा प्रोजेक्ट लेंगे, लेकिन हम ये तभी करेंगे जब हमें लगेगा कि हम खुद इसके लिए तैयार हैं, जब वास्तव में हमारा साझेदारी समुदाय इसके लिए तैयार होगा और जब निवेशकों की ऐसी मांग होगी। तो अब जेपेलिन के पास से गुजरना, आज लगभग 1.5 घंटे तक यही बात की गई कि क्यों ये अभी थोड़ा संभव नहीं था। किसी भी स्थिति में अगर हम और थोड़ी देर
सही तरीके से इंतज़ार करें तो देश में निश्चित रूप से एक बड़ा खिलाड़ी सामने आएगा, खासकर जब हम मौजूद हैं, क्योंकि सरकार की ओर से जेपेलिन उद्योग के विकास के लिए कार्यक्रमों की पेशकश का अनुरोध किया गया है और इसके लिए निश्चित रूप से बजट में पैसे सही तरीके से निर्धारित किए जा रहे हैं, जो इन अनुरोधों के तहत सही तरीके से हैं। वही इंजीनियरिंग टीम जो एकमात्र देश में इस काम को पूरा करने में सक्षम है, किसी द्वारा छीन ली जा सकती है। क्या हमें इसकी आवश्यकता है? हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हमें खुद एक जेपेलिन बनाना है और इसे प्रभावी ढंग से करना है। इसलिए हमारे पास बिल्कुल भी समय बर्बाद करने का नहीं था। हाँ, एक कहावत है कि चम्मच भोजन के लिए अच्छा होता है, और हमने यह परियोजना तब शुरू की, लेकिन फिर से शायद किस्मत ने साथ दिया, शायद परिस्थितियों का प्रवाह। हमेशा ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा ही योजना बनाई गई थी कि एक तरफ सोलर ग्रुप नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए तैयार था और खुद प्रोजेक्ट भी कहने के लिए शुरू होने के लिए तैयार था। यह अब करना आवश्यक था। और सोवोलमाश के बारे में भी सब कुछ स्पष्ट है। सर्गेई सेमेनोव ने दिमित्री अलेक्जेंड्रोविच से परामर्श किया और वहाँ सब कुछ इस पर सहमत हुआ कि दिमित्री अलेक्जेंड्रोविच ने कहा, सर्गेई चिंता मत करो, सोवोलमाश के साथ सब कुछ ठीक है, हमारे पास यहाँ जोश है, हमारे पास उत्पादन की शुरुआत है, हमारे पास पहले से ही ग्राहकों की कतार है, व्यावसायीकरण ये तो पहले से ही है, तो परियोजना वास्तव में सफल रही, चिंता मत करो, अगली शुरू करो। और अब नई पीढ़ी के जेपेलिन लॉन्च कर दिए गए हैं। तो जो लोग कहते हैं कि एक परियोजना सफल नहीं है, जैसे कि वहाँ लिखा गया है, क्योंकि हमने अन्यथा पूरा नहीं किया। सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अब लगभग 3 महीने या कोई छोटा सा महसूस होने वाला समय बीतेगा। द्विनोव रिपोर्ट करेंगे कि किसी विकास से पहली लाभ प्राप्त हुई है। हम कहेंगे, ओह अब जेपेलिन बनाने का समय है, लेकिन जेपेलिन बनाने वालों को पहले ही ले लिया गया है। तो कुल मिलाकर ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये 3 महीने जो, खैर 3 महीने मुझे नहीं पता मैंने ये कहाँ से लिया। तो मतलब क्या करें जब दुविन कहेगा सब कुछ शानदार है, हम सफल हैं, जबकि हम पहले ही कई परियोजनाओं को खो चुके हैं। हम ऐसे होंगे, खैर हम इंतज़ार कर रहे हैं, है ना? हाँ, सोलर ग्रुप के दृष्टिकोण से यह समझना वास्तव में ज़रूरी है कि न तो समुदाय, न ही साझेदार और न ही कर्मचारी महीनों तक बिना वेतन के रह सकते हैं, क्योंकि कहने की ज़रूरत नहीं है, सोलर ग्रुप की गतिविधियां किसी न किसी तरह से वित्तपोषण हैं। तो थोड़े और सवालों पर आगे देखते हैं। इस समय कुल कितनी हिस्सेदारी है? हिस्सेदारी कितनी है? इस समय 50 अरब हिस्सेदारी है। ठीक है। आप खुद ही कह रहे हैं, लेकिन वृद्धि वृद्धि नहीं, चरण का विस्तार नहीं, विभिन्न शेयर, सब कुछ आपके पास होगा। तो वास्तव में सवाल समझ में नहीं आया। तो शायद ये सवाल है कि कितनी हिस्सेदारी होगी और फिर क्या शेयर वृद्धि आदि होंगे, शायद थोड़ा और। नहीं, तो यहाँ ऐसा सवाल है, जैसा मैंने समझा, ये सवाल नहीं है, बल्कि यह एक प्रोत्साहन है। आप हमेशा कहते हैं कि हम समय बढ़ाने वाले नहीं हैं, ये नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप सब कुछ कर रहे हैं। कभी करते थे, कभी नहीं करते थे, करेंगे, नहीं करेंगे। तो देखिए, वास्तव में हमने कभी भी कोई भी प्रचार सिर्फ ऐसे नहीं किया। यानी अगर आप याद करते हैं तो पिछले साल हमारे पास एक प्रचार था जब आप पैकेज बढ़ा सकते थे और वही शर्तें लेकर और भी ले सकते थे। हमने यह क्यों किया, है ना? क्योंकि सोवोलमाश से पैसे की एक स्पष्ट मांग थी, जो वैसे पूरी की गई थी। आपको यह याद रखना चाहिए। वहाँ मेरे ख्याल से 2 महीनों में हमें $3 मिलियन का हस्तांतरण करना था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और हमने ये किया, है ना? इसलिए हम सर्दी आने से पहले कई काम करने में वास्तव में सफल रहे। मुझे यकीन है कि अगर हम तब यह नहीं करते तो अब इस जोइस की जांच नहीं होती, है ना? क्योंकि अब हम केवल निर्माण कर रहे होते। सचमुच यह एक बड़ी उपलब्धि थी। तब हमें वहां लगभग 6 महीने जीतने में सफलता मिली। हाँ, क्योंकि अगर हम ये काम सर्दी से पहले नहीं करते तो हम इन्हें केवल सर्दी के बाद ही करते। ये सवाल है कि इस अभियान की आवश्यकता क्यों थी, जैसे कि सभी अन्य अभियानों की। ये परियोजना को तेज करने के लिए किए जाते हैं। अगर यहाँ खैर कुछ ऐसा करने की जरूरत पड़े तो मान लीजिए हमें तुरंत किसी तत्व को नई पीढ़ी के जेपेलिन के लिए खरीदना है, नहीं तो हम फैक्ट्री में लाइन में लग जाएंगे और वे हमारे लिए केवल 3 महीने बाद ही ध्यान देंगे। खैर शायद हम कोई प्रचार भी करेंगे, लेकिन ये हमेशा एक मजबूरी का उपाय होता है। तो सवाल यह स्पष्ट है कि सभी क्षेत्रों में एक साथ प्रवेश करना संभव नहीं होगा, लेकिन जो कुछ भी विचार किया गया है, मैं समझता हूं। किस क्षेत्रों के बारे में है?
लेकिन मैं समझता हूं कि सभी क्षेत्रों में एक साथ प्रवेश करना संभव नहीं होगा। एक और सवाल है, कितने विचारों पर विचार किया गया है और कितने को वास्तविकता में बदला जाएगा? शायद उपयोग के क्षेत्र में नई पीढ़ी के जेपेलिन, शायद उपयोग के क्षेत्र में, शायद उपयोग के क्षेत्र। इसका उपयोग क्षेत्र में यह बिना पायलट के माल परिवहन है, यह पहला है, और दूसरा इस उपकरण से संबंधित है। मुख्य रूप से यह बिना पायलट के माल परिवहन है, और इस उपकरण के लिए सबसे पहले शायद पर्यटन के लिए होंगे, क्योंकि कुछ पर्यटन उपकरणों के लिए जैसे बहुत ही मजबूत मांग है। यह एक ठोस मांग है, यह एक है, और दो, यह आगे के विकास के लिए अच्छे प्रदर्शकों की तरह है, क्योंकि एक साथ एक बड़ा उपकरण बनाना संभव है, जैसे कि रॉकेट नौसिखियों को निर्माता के कारखाने से अंतरिक्ष केंद्र पर ले जाना, लेकिन वे कहेंगे इसे अपने खर्च पर बनाओ। हम आगे देखेंगे कि यह सुरक्षित है या नहीं, हम इसका उपयोग थोड़ा और सावधानीपूर्वक करेंगे या नहीं, और क्या हम पर्यटन जहाज़ का निर्माण और प्रमाणन करेंगे ताकि इसे चलाया जा सके उसी लोगों से जो अंतरिक्ष से हैं। ये कहना कि देखिए ये काम कर रहा है, एक पूरी तरह से अलग बातचीत है। इसलिए ये पहले के जेपेलिन शायद पर्यटन के लिए होंगे, और वो भी प्रदर्शन के रूप में। आगे चलकर ये माल परिवहन के लिए होंगे। बड़े उपकरणों के उद्योग के बारे में बात करें तो बड़े उपकरण अंतरिक्ष के लिए, तेल और गैस उद्योग के लिए और कई अन्य उद्योगों के लिए आवश्यक हैं। इस पर अभी बात करना बहुत जल्दी है। इसलिए अगर दिशा की बात करें तो यह एक बिना पायलट का उपकरण है, बस एक माल ढोने वाला ड्रोन, और ये पहले के जेपेलिन शायद पर्यटन के लिए होंगे। आगे देखते हैं। और अगर बाज़ारों की बात करें, कौन से बाजारों में प्रवेश करने की योजना है? किस देशों के बाजारों में? अच्छा सवाल है, लेकिन हमारे लिए सबसे दिलचस्प एशिया के बाज़ारों में प्रवेश करना है, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि हमारी वर्तमान भू राजनीतिक स्थिति हमें यह बताती है कि हमारे पास यही एक विकल्प है। लेकिन कुल मिलाकर यह एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है जिसे सभी दिशाओं में विकसित किया जा सकता है। देखते हैं। ऊपरी एशिया अपनी खुद की देश और फिर यूरोपीय दिशा भी। ओ अफ्रीका, भगवान! अफ्रीका शायद सबसे बड़ा और विशाल बाज़ार है जिससे हम शायद शुरुआत करेंगे। तो हम शायद अपने देश के अंदर ही शुरुआत करेंगे। यह सब एक प्रयोगात्मक प्रदर्शनी के रूप में है, और फिर हम अफ्रीकी महाद्वीप को विकसित करने की दिशा में धीरे धीरे बढ़ेंगे। यह सब लाइसेंसिंग और प्रमाणन से भी संबंधित है। फिर हम एशिया में जाएंगे, और तीसरी प्राथमिकता यूरोप और उसके बाद की होगी। यदि बाज़ारों में आगे बढ़ने की रणनीति के बारे में संक्षेप में बात करें तो यह इस प्रकार है। शहर के परिधि के चारों ओर नई पीढ़ी के जेपेलिन के समूह द्वारा जाल खींचा जा सकता है। शायद इसकी ज़रूरत नहीं है। ये शायद ड्रोन के बारे में सवाल है। प्रवासी एरोस्टैट्स उदाहरण के लिए वहाँ हो सकेंगे, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक होगी। क्या इसकी आवश्यकता है या नहीं, ये एक सवाल है। जेपेलिन नहीं, बल्कि प्रवासी एरोस्टैट्स से शुरुआत करना बेहतर है। क्या शहरों बादलों को तेजी से बढ़ाया या पकड़कर सूखे में पानी पहुंचाया जा सकता है? झील से पानी लेना आसान है, लेकिन बादल को सोखना मुश्किल है। वह हमारे पास बैठा है, एक वैज्ञानिक सहयोगी। अर्तेम, बताओ, क्या बादल को सोखा जा सकता है? सैद्धांतिक रूप से हाँ, सैद्धांतिक रूप से संभव है, कहते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि बादलों से पानी बेचा जा सकता है? तो बादल को संकुचित करना, हाँ, स्वाभाविक रूप से संभव है। सवाल इसकी व्यावहारिकता का है। ये बताता है कि जहाँ पानी नहीं है वहाँ बादल भी नहीं है। इसलिए अगर किसी सूखे क्षेत्र में कृषि भूमि को पानी देना है तो पानी शायद जलाशय से लेना पड़ेगा। ध्यान दिया गया है, जिसे मैं 2 साल से कह रहा हूं कि पुराने अच्छे जेपेलिन और हवाई गुब्बारों को विकसित और लागू करने की आवश्यकता है, जिसमें रणनीतिक वस्तुओं को ड्रोन और आतंकवादियों से बचाने के लिए भी शामिल है। हाँ, कोई सवाल नहीं, बस एक टिप्पणी। इनोचिम, इनोचिम, इनोचिम। नई पीढ़ी के जेपेलिन सभी के लिए ड्रोन से सुरक्षा के लिए रुचिकर हैं, टिप्पणियों के अनुसार।
स्ट्रेटोस्फेरिक ड्रोन के लिए अप्राप्य है। ये एक निश्चित बिंदु पर लटक सकता है और वातावरण से ड्रोन का संचालन करते हुए पानी भी ले सकता है, सिर पर टन पानी गिरा सकता है, जैसे कि ड्रोन संचालकों या आर्टिलरी को भी लक्षित कर सकता है। स्ट्रैटोसर्वर, हाँ, बहुत दिलचस्प उपकरण है, बहुउद्देशीय। जब तक वे इसका निर्माण करेंगे तब तक यह प्रासंगिक नहीं रहेगा। यह किस बारे में दिलचस्प है? क्या यह नई पीढ़ी के जेपेलिन के बारे में है? शायद जेपेलिन के बारे में व्यक्ति ने नहीं सुना कि एक साल में। और वहाँ क्या दिलचस्प है? वो उड़ने वाली प्लेटें हमारे पास एक साल बाद उड़ेंगी। चलो टिप्पणियों में लिखो कि एक साल बाद क्या प्रासंगिक होगा। दिलचस्प बात यह है कि तुमने कहा था कि एक तेजी से होने वाले बदलावों में से एक ये है कि नई पीढ़ी के जेपेलिन पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड होंगे। कंप्यूटराइज्ड, हाँ। हाँ, बड़ा कंप्यूटर। इस मामले में हाँ, कुछ जल्दी बदलने वाला है, लेकिन हमारे पास विशेषज्ञ हैं जो बहुत अच्छे हैं। हाँ, हमारे पास सबसे आधुनिक और शीर्ष आईटी पेशेवर हैं जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और पूरी तरह से नए सिद्धांतों पर आधारित ऑटो पायलट सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। वे सभी यह कर रहे हैं। और जैसे कि कोई अन्य तकनीक 10 साल पहले की कार और आधुनिक कार को लें, अब आधुनिक कार वास्तव में एक कार से ज़्यादा एक कंप्यूटर है वास्तव में। और जेपेलिन के साथ भी सब कुछ वही होगा, पहले वाले के साथ भी, इसलिए सब कुछ प्रासंगिक या अप्रासंगिक होगा। यह निश्चित रूप से एक क्लासिक अनुभव होगा। कौन वास्तव में स्टोरेज को देखेगा और नई पीढ़ी के जेपेलिन की रक्षा किससे की जाएगी, ये स्पष्ट नहीं है। यहाँ एक सवाल है। हमें समग्र रूप से विचार करना चाहिए। हम किस विशेष जेपेलिन की निगरानी करेंगे? अगर यह निगरानी है तो निश्चित रूप से निगरानी करने वालों के पास निगरानी के लिए और भी निगरानी करने वाले होंगे। और अगर यह कोई एकल पर्यटन उदाहरण है जो बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है, तो सबसे पहले मार्ग पर कुछ गार्ड होने चाहिए और मार्ग में पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए। यह स्पष्ट है कि वहाँ उड़ना, जहाँ उड़ना मना है। तो जोड़ी को सुरक्षा प्रणाली होनी चाहिए और वे वास्तव में अवश्य मौजूद होंगे। तो ऐसा ही है। हमें इसे समग्र रूप से देखना चाहिए। सवाल यह है कि गार्ड की निगरानी कौन करेगा? इस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ एक और टिप्पणी है जिसके बारे में बहुत बात की गई है कि जेपेलिन आर्कटिक, साइबेरिया और दूर पूर्व के लिए बहुत उपयुक्त हैं। इसके बहुत बड़े संभावनाएं हैं जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। इसके अलावा वहां से सखालिन में ताज़ा मछली ले जाने का भी प्रस्ताव है। हाँ, उपयोग के लिए कई विचार हैं और जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी कंपनी के साथ आपको प्रदर्शित करें। सबसे पहले हमारी संगठनात्मक क्षमताएं कि हमने इन उपकरणों को व्यवस्थित किया और वास्तव में बनाया। दूसरा, यह प्रदर्शित करना कि ये आधुनिक उपकरण हैं जो स्पष्ट अर्थव्यवस्था के साथ निश्चित कार्यों को करने में सक्षम हैं। और जैसे ही हम ये सब प्रदर्शित करेंगे, कहने के लिए हम विशेषज्ञ को एक उपकरण प्रदान करेंगे। इस मामले में यह व्यवसाय है और व्यवसाय के पास एक स्पष्ट और समझने योग्य उपकरण होगा जिसमें स्पष्ट अर्थशास्त्र और स्पष्ट विशेषताएं होंगी। व्यवसाय अपनी समस्याओं को हल करते हुए, जैसे कि उसने पहले किया था, अब यह लागू कर सकता है। हमने इसे प्रभावी रूप से मापा है, जबकि नई छेनी अभी तक नहीं आई है। कोई भी इसे लागू करने के बारे में नहीं सोचता। यहाँ हमारी चुनौती है कि हम दुनिया को एक नई चाकू दें जो काफ़ी प्रभावी हो और इसके आगे के उपयोग में, चाहे वह सखालिन के साथ मछली हो या ऊंचाई पर लटके हुए सर्वर, जहाँ उनके ठंडा करने के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहाँ सब कुछ बाहरी वातावरण से ठंडा होता है। कई उपयोग होंगे और हमारा कार्य थोड़ा अलग है। इन कार्यों को हल करने में हमारी संगठनात्मक और तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करना। तो क्या कहें, जैसे कि मैं देख रहा हूँ हमारे पास प्रश्न समाप्त हो गए हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि हम आज का प्रसारण समाप्त कर सकते हैं। हम समाप्त करने से पहले दोस्तों, आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि कल शाम 7-8 बजे मास्को समय के अनुसार सोलर ग्रुप का बड़ा रिपोर्टिंग वेबिनार है। वहाँ हम सामान्य आंकड़ों, परिणामों और उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। उस वेबिनार में हम फेडर के साथ सर्गेई शेवचेंको और सर्गेई सेमेनोव, सोलर ग्रुप के जनरल निदेशक होंगे, इसलिए ज़रूर आइए। मुझे यकीन है कि आपके लिए बहुत सारी दिलचस्प जानकारी होगी। हम जेपेलिन और संयुक्त लपेटनों के बारे में भी बात करेंगे। कुल मिलाकर हम आपके सवालों का जवाब देंगे। सभी का स्वागत है
और गुरुवार को नई पीढ़ी के जेपेलिन परियोजना पर एक समाचार वेबिनार होगा। मिस न करें, दोस्तों को आमंत्रित करें और जितनी संभव हो सके गतिविधियों में भाग लेना ना भूलें। वैसे हमारे सोशल मीडिया पर भी फॉलो करें जहां आप हमें अभी देख रहे हैं, ताकि भविष्य के प्रसारण भी आप ना चूकें। कुल मिलाकर परियोजना का समर्थन करने के लिए सब्सक्रिप्शन, लाइक और रीपोस्ट करना आवश्यक है। ब्लॉगर यह स्वचालित रूप से कहते हैं, हमारे मामले में यह आवश्यक है। यह एक क्राउड इन्वेस्टिंग परियोजना है, वित्त पोषण जन सामान्य का है, बड़े उपकरणों को हवा में उठाने के लिए। लेकिन यह स्पष्ट है कि इस पर हम हवा इकट्ठा करेंगे, लेकिन अगर हम वास्तव में 100 बड़े सीरियल उपकरणों को उठाना चाहते हैं तो सभी को मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए, कम से कम सब्सक्रिप्शन और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। यहाँ 2 और सवाल हैं, मैंने थोड़ी नज़र डाली। पहले कहते हैं कि यह कुछ एमएमएम की तरह लग रहा है। मॉस्को के टेक्नोपोलिस जेलेनोग्राद अलाबुशेवो में जाएं, उस पिरामिड को देखें जिसे हमने बनाया है। वहाँ कितने हज़ार वर्ग मीटर उत्पादन क्षेत्र हैं जो नवीनतम तकनीक के अनुसार हैं। विज्ञान और तकनीक इस विधि के माध्यम से बनाई गई हैं, इस कंपनी के माध्यम से वित्त पोषित की गई है। और फिर इसे वापस करें और टिप्पणी करें, क्या यह एमएमएम की तरह है या नहीं। और दूसरा पूछा जा रहा है कि साझेदारों, परियोजना में प्रचार के लिए जब गुणवत्ता वाली तस्वीरें और वीडियो सामग्री उपलब्ध होंगी तो साथियों, आप यह स्पष्ट करें कि आपको क्या चाहिए। विशेष रूप से 2 प्रस्तुतियां पहले से ही उपलब्ध हैं, यानी वे नहीं हैं भागीदारों के लिए, ताकि मिल सकें और भेज सकें। ये खाते में उपलब्ध हैं। यानी अगर किसी और अतिरिक्त दस्तावेज़ों की आवश्यकता है तो हमारे पास भागीदारों के लिए चैट हैं। आप कृपया बस निवेशकों के चैट में थोड़ा लिख सकते हैं, हम इन सभी चैट्स को पढ़ते हैं। बिना किसी समस्या के हम आपकी बात सुनेंगे और आपके लिए आवश्यक सामग्री तैयार करेंगे। हमारा यह एनएटीएस होगा। एनएटीएस के बाद डिज़ाइन तकनीकी रूप को बनाने के लिए थोड़ा और समय की आवश्यकता होगी। थोड़ा और समय। सबसे पहले तकनीकी रूप से यह स्वाभाविक रूप से तकनीकी होगा, बस यहाँ मोटर्स हैं, शक्ति ऐसी होगी। और इसी तरह औद्योगिक डिज़ाइन करने के लिए थोड़ा समय है, और वास्तविक रूप के आधार पर जो 1 साल में बनेगा और हवा में उड़ान भरेगा, हम पहले सम्मेलन के लिए प्रस्तुति में सामग्री तैयार कर लेंगे। तो अगर आपको ऐसे ही जीवंत प्रस्तुतियाँ चाहिए जिनमें आंकड़े, रूपरेखाएं और रोड मैप हों, तो थोड़ा सा और इंतज़ार करें, थोड़ा धैर्य रखें, सब कुछ होगा। इन सामग्रियों को बिना किसी आधार के बनाना नहीं चाहता था। ऐसा सभी करते हैं, ये बहुत अच्छा नहीं है। हम इसे मानवता के अनुसार करेंगे, बस थोड़ा इंतज़ार करेंगे। तो सब कुछ इच्छा शक्ति को शुभकामनाएं। टीम को धन्यवाद कहते हैं, सभी संबंधित लोगों को। आप सभी का भी बहुत धन्यवाद कि आप देख रहे हैं, सक्रियता दिखा रहे हैं और परियोजना में भाग ले रहे हैं। मुझे यकीन है कि बहुत ही थोड़ा ही जल्द ही हम पहले जेपेलिन को देखेंगे, और केवल जेपेलिन ही नहीं बल्कि स्ट्रेटोस्फेरिक उपकरण भी। लेकिन सम्मेलन में सबसे पहले फ्योदोर ने पहले ही कह दिया है, इसलिए हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम कुछ दिखा सकेंगे। ठीक है, तो हम समाप्त करते हैं। सभी का धन्यवाद। सबको अलविदा। हाँ, अगर कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनका मैंने उत्तर दिया है तो उन्हें टेलीग्राम पर सामान्य समूह में लिखें। हम वहाँ हमेशा संपर्क में रहते हैं। सब कुछ, सभी को अलविदा।